एक इंसान अजनबी जगह पर जागता है, अपनी आइडेंटिटी और ये कि क्या वो मर चुका है सोचता हुआ। उसको एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो अपने पूर्वज से रहम की भीख मांग रही है कि उसे और उसके बच्चे को जन्म लेने दे। जवाब में सख्त इनकार मिलता है। जैसे ही दूसरी आवाज कंफर्म करती है कि दवाई देवता की घाटी ने निर्णय लिया है कि मां का मूल खराब हो चुका है, उसकी जन्मजात प्रतिभा अपर्याप्त है और उसके पेट में बच्चे की नींव साधारण है। वो आवाज ये सवाल करती है कि लुओ क्लैन ऐसा बच्चा कैसे पैदा कर सकता है, दूसरे क्लैंस के लिए हंसने की वजह बने बिना। हीरो सोचने लगता है कि ये बात कहां से आ रही है और जन्मजात कमी वाला बच्चा होने का क्या मतलब है। अचानक उसको डरावनी सच्चाई समझ आती है। वो एक अनजान दुनिया में एक अनजान बच्चे के रूप में ट्रांसपोर्ट हो चुका है। वो अपनी प्रेग्नेंट मां को अपने सामने देखता है और रियलाइज करता है कि जिस कमी वाले बच्चे की बात हो रही है वो वही है। वो देखता है कि एल्डर युंग जोजो उसे त्यागने पर अड़ा है और वो इस दुनिया की निर्दयता पर विचार करता है जहां ताकत का राज है और कमजोरों को गर्भ में भी त्याग दिया जाता है। मां शांतियन पूछती है कि क्या वो इस निर्णय से सहमत है। शांतियन चिल्लाती है, सवाल करती है कि उसका बच्चा खराब जद की हड्डियों के साथ लुओ क्लैन के संसाधन और किस्मत कैसे शेयर कर सकता है। उसकी तुलना यूनर के बच्चे से करती है जिसे स्वर्गीय शरीर माना जाता है। मां गुस्से से जवाब देती है, शांतियन को याद दिलाती है कि उसने ही अपनी जन्मजात सच्ची ऊर्जा उसे ट्रांसफर की थी, उसे बचाने के लिए जब वो घायल और बेहोश था, और इसी काम से उसके बच्चे की जद की हड्डियां खराब हो गई। शांतियन उसे सिर्फ एक ही चॉइस देती है, या तो लुओ क्लैन छोड़ दो या अपना बच्चा त्याग दो। मां शॉक्ड हो जाती है इन ऑप्शन से। गर्भ में बच्चा सोचता है कि कैसा घटिया इंसान एक मां को ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर करेगा, और बेचैनी से अपनी मां के निर्णय का इंतजार करता है। मां, जिसका नाम जैंगची शिन रिवील होता है, अपना निर्णय लेती है और घोषणा करती है कि वो लुओ क्लैन छोड़ देगी। एल्डर और शांति हैरानी से उसे देखते हैं। जैंगची शिन घोषणा करती है कि उसकी और उसके बच्चे की जिंदगी और मौत का आज से लुओ क्लैन से कोई लेना देना नहीं है। बच्चा अपनी मां से वचन देता है कि भले ही वो कमजोर बच्चा है खराब जद की हड्डियों के साथ, वो मेहनत से कल्टीवेट करेगा और वो साथ में अपनी इज्जत कमाएंगे। डिटर्मिनेशन के उस पल में एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसे लेट ब्लूमर सिस्टम कहा जाता है उसके सामने अपीयर होता है, जो उससे बाइंड हो चुका है क्योंकि उसने कल्टीवेट करने का डिटर्मिनेशन दिखाया। वो शॉक्ड और एक्साइटेड हो जाता है कि उसके पास एक सिस्टम है, लेकिन जल्द ही वो उसके नाम पर गुस्सा हो जाता है, चिल्लाता है कि वो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है कि लेट ब्लूमर हो। वो डिस्कवर करता है कि सिस्टम का पूरा नाम सिस्टम ऑफ लेट ब्लूमिंग ग्रेटनेस है और सोचता है कि सिस्टम उसे गर्भ में ही मेहनत करने के लिए फोर्स कर रहा है। फिर सोचता है कि क्या ये सिस्टम 300 साल जल्दी आ गया है। सिस्टम उसको उसके मुश्किल फ्यूचर की एक झलक दिखाता है जहां वो और उसकी मां जैंगची शिन कल्टिवेट नहीं कर पाएंगे और सबकी हंसी और अपमान का शिकार होंगे। सिस्टम बच्चे के दुखद फ्यूचर को दिखाना जारी रखता है। दिखाता है कि उसका सौतेला भाई डाओ हासिल कर चुका है जबकि वो गोलियों पर निर्भर है जो उसकी मां ने जिंदा रहने के लिए मांगी थी, और दिखाता है कि उसने किस्मत को चुनौती देने का निर्णय अपनी मां की मौत के बाद ही लिया। गर्भ में बच्चा जिद से इस किस्मत को रिजेक्ट करता है। सिस्टम को चिल्लाता है कि इस दुखद विजन को दिखाना बंद करे। रियलाइज करते हुए कि सिस्टम 300 साल जल्दी आया है, वो अपनी जिंदगी को नाकामी से जीत में बदलने का निर्णय लेता है और वचन देता है कि वो अपनी कहानी को फिर से लिखेगा और एक चमत्कार बनेगा जो आसमानों में छा जाएगा। सिस्टम उसको एक शुरुआती मिशन प्रेजेंट करता है कि पहली बार अपनी मर्जी से कल्टिवेट करे और अपनी मां को हैरान करे। रिवॉर्ड होगा आर्क के एक सेक्रेड बॉडी के साथ फ्यूजन। वो हैरान हो जाता है और सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि ये शरीर अदम्य फिजिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है जो प्राचीन सम्राटों को चुनौती देने में सक्षम है। वो रियलाइज करता है कि इस गिफ्ट से वो निश्चित रूप से किस्मत को चुनौती दे सकता है। गर्भ में होने का फायदा उठाकर आसानी से स्पिरिचुअल एनर्जी को फीटल ब्रीदिंग के माध्यम से सर्कुलेट करता है। उसकी मां अपने अंदर अजीब एक्टिविटी महसूस करती है और हैरानी में सोचती है कि क्या उसका बेटा गर्भ में ही कल्टिवेट करना शुरू कर चुका है। सिस्टम मिशन के पूरा होने की घोषणा करता है और उसे आर्केइक सेक्रेड बॉडी से फ्यूज करने की प्रक्रिया शुरू करता है जो प्राचीन ऋषियों की लेगेसी को एक्टिवेट करता है।
माँ बाहर बिजली जैसा अजीब दृश्य देखती है। अपनी चेतना में वो प्राचीन सम्राटों के दृश्य देखती है जिनके सामने हीरोज कुछ नहीं है। माँ सोने के स्पिरिचुअल तत्व का प्रवाह महसूस करती है जो उसकी खराब नींव को ठीक कर रहा है, और उसका भ्रम बढ़ता है कि ऐसा दृश्य उसके मान लिए कमी वाले बच्चे से कैसे आ सकता है। सिस्टम कल्टीवेशन पाथ को एक्सप्लेन करता है जो 3 लोअर रेंज से शुरू होता है: ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, केव हेवन और स्पिरिट मैनिफेस्टेशन। हर एक में 10 लेवल्स होते हैं और मेंशन करता है कि जवानी से पहले कुछ रैंक तक पहुंचना सर्वोच्च प्रतिभा की निशानी है। कहा जाता है कि जो जवानी से पहले स्पिरिट मैनिफेस्टेशन को तोड़कर वेनरेबल रैंक के पहले लेवल तक भी पहुंच जाता है, उसे चमत्कार में चमत्कार माना जाता है। यही किस्मत कहलाती है। सिस्टम बच्चे का नया स्टेटस डिस्प्ले करता है जिसका नाम अब जैंग वोंग है। उसका आर्केक सेक्रेड बॉडी ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के पहले लेवल तक पहुंच चुका है, फिर तेजी से दूसरे, तीसरे और चौथे लेवल्स तक बढ़ता है। जैंग वोंग घोषणा करता है कि ये पल किस्मत को चुनौती देने और फिर से लिखने की शुरुआत है। दूसरी जगह माँ एक बड़े निवास पर पहुंचती है और अपने बड़े भाई और भाभी के सामने अपनी वापसी की घोषणा करती है, जहां उसे उसका बड़ा भाई जैंग वोंग और उसकी पत्नी जैंग सीक्वेंग रिसीव करते हैं। भाई अपनी बहन को एक्सप्लेन करता है कि वो एक बड़े सेक्ट से मदद मांगने गए थे उसके बच्चे का इलाज करने के लिए, क्योंकि कोई भी लुओ क्लैन को गुस्सा करने की हिम्मत नहीं करता। जैंग सीक्वेंग सख्ती से जवाब देती है। जोंगिशिन पर इल्जाम लगाती है कि वो लुओ क्लैन से बाहर निकाले जाने के बाद मदद के लिए वापस रिंग कर आई है। जांग सेकिंग उसे व्यंग के लहजे से देखती है, जैसे ये कह रही हो कि लुओ क्लान ने उसे मो क्लान के लेजिटिमेट बेटियों से शादी गठबंधन के संसाधन नहीं लेने दिए और वो अब घमंड का दिखावा करते हुए वापस आई है, जबकि असल में वो सिर्फ झूठन ढूंढ रही थी। जांगी दुख से जवाब देती है कि उसे अपने बच्चे की सुरक्षा के अलावा कुछ नहीं चाहिए था, और उसका भाई गुस्से से हस्तक्षेप करता है उसे बचाने के लिए। अपनी पत्नी को चुप रहने का हुक्म देता है और वचन देता है कि जांग क्लैन उसके भतीजे के लिए सारे जरूरी संसाधन प्रदान करेगा। बड़ा भाई जांग वोंग अपनी बहन जांग चीशिन को शांत करने की कोशिश करता है। उसे अपनी पत्नी के सख्त शब्दों से प्रभावित न होने के लिए कहता है, एक्सप्लेन करता है कि उसकी जुबान तेज है लेकिन दिल की अच्छी है। जांग सुशिन उसे वचन देती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी भाभी के स्वभाव को अच्छी तरह जानती है। इसी दौरान गर्भ में बच्चा जोंग वोंग सोचता है कि उसकी मां पर वो अत्याचार नहीं हो रहा था जैसा उसने सोचा था। उल्टा उसे जोंग क्लैन में एक ऐसी गर्मजोशी और स्वागत महसूस हुआ जो लुओ क्लैन में उसने महसूस किए गए से कहीं ज्यादा था। उसके विचार जांग सिन के माँ बाप के आने से रुक जाते हैं, जिन्होंने अपनी वापसी की घोषणा की, और भी कि वो अपने साथ एक विशिष्ट व्यक्ति पैलेस ऑफ क्रिएशन सेज से सेज म्याओ को लाए हैं। गर्भ में बच्चा ऋषि की सांस रोक देने वाली खूबसूरती पर मोह जाता है। अपने मन में सोचता है कि ये खूबसूरती एक शांग शिया फैंटेसी वर्ल्ड के लायक है। अचानक गर्भ में बच्चा अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के फिर से अपीयर होने से हैरान हो जाता है, जो उसे लेट ब्लून ग्रेटनेस के नाम के तहत एक नया मिशन प्रेजेंट करता है। जांग वोंग रियलाइज करता है कि सिस्टम को एक शक्तिशाली व्यक्ति से मिलने पर ऑटोमेटिकली रिएक्ट करना चाहिए और निर्णय लेता है कि सेज म्याओ उस पल उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। वो निर्णय लेता है कि अगर वो अपनी प्रतिभा जल्दी दिखाता है तो क्लैन उसकी माँ को ज्यादा महत्व देगा। माँ जांग टीशिन आगे बढ़ती है और अदब से ऋषि से मदद मांगती है, जबकि गर्भ में बच्चा आर्काइक सेक्रेड बॉडी की शक्ति से ऋषि को हैरान करने की योजना बनाता है। ऋषि सबको बाहर इंतजार करने के लिए कहती है कि वो हॉल के अंदर मरीज के साथ गर्भ की जांच करेगी। ऋषि माँ को आश्वासन देती है कि वो गर्भ को उत्साहित करने के लिए कोई स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं करेगी क्योंकि वो कमजोर है। ऋषि माँ की कलाई पर अपना हाथ रखती है उसकी हालत जांचने के लिए। गर्भ में बच्चा कमजोर शब्द सुनता है और व्यंग से सोचता है, उसे अपने आर्काइक सेक्रेड बॉडी से ये कहने की चुनौती देता है। जैसे ही ऋषि माँ की कलाई पर अपना हाथ रखती है, उसका चेहरा बदल जाता है और वो केओटिक प्रिमोडियल एरा से आने वाली एक भयानक आभा महसूस करती है। माँ चिंता से पूछती है कि क्या हो रहा है और ऋषि हैरान में सवाल करती है कि क्या इस बच्चे को पहले ही इनेट पावर की कमी वाला डायग्नोस किया गया था। माँ कंफर्म करती है कि ये लुओ क्लैन के हीलर्स का डायग्नोसिस था। ऋषि निर्णय लेती है कि वो खुद ही इस बच्चे की समर्थ की गहराई देखेगी और उसे जांचने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू करती है। गर्भ में बच्चा महसूस करता है कि उसकी भविष्य की मास्टर अभी संतुष्ट नहीं है, तो वो अपनी पूरी शक्ति दिखाने का निर्णय लेता है और अपने आर्केक सेक्रेड बॉडी को खुलने का हुक्म देता है। ऋषि नोट करती है कि ये छोटा अभी भी हार मानने से मना कर रहा है।
और उसकी लड़ने की भावना की तारीफ करती है। कहती है कि अगर वो इत्तेफाक से यहाँ नहीं आई होती तो दुनिया एक अतुलनीय प्रतिभा को खो देती। माँ पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि मौजूद लोग गर्भ के इनेट बोन स्ट्रक्चर की असलियत नहीं जानते। ऋषि अपने खास खजाने का इस्तेमाल करने का सुझाव देती है जो सभी चीजों की सच्चाई रिवील करता है उसे उजागर करने के लिए। माँ गहरी आभार से उसे धन्यवाद देती है। जब ऋषि और माँ हॉल से बाहर निकलते हैं, बाहर इंतजार कर रहे क्लैन मेंबर्स में चिंता छा जाती है। सोचते हैं कि जांच जल्दी खत्म हो गई क्योंकि बच्चे को बचाया नहीं जा सकता। ऋषि उन्हें अपने विचारों को भटकने न देने के लिए कहती है और फिर घोषणा करती है कि उसकी कोख में बच्चा न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि अतुलनीय प्रतिभा भी रखता है। सेज म्याओ कंफर्म करती है कि उसने अभी जो जांचा है वो सच है और उसे अपनी अच्छी किस्मत मानती है कि वो यहाँ आई और इस मामले की गवाह बनी। दादा हैरान खड़े हैं, सोचते हैं कि उनका पोता इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। जब उसे बताया गया था कि उसमें नेचुरल टैलेंट की कमी है, ऋषि उस डायग्नोसिस को एक अनजान डॉक्टर की बकवास कहती है। अपने खजाने का इस्तेमाल करते हुए ऋषि जांग क्लैन के सामने एक चकाचौंध करने वाला दृश्य प्रदर्शित करती है जहां 9 सोने के भव्य ड्रैगन्स आसमान में एक विशाल कंसा के ताबूत को खींचते हुए दिखाई देते हैं। क्लैन मेंबर्स को शॉक और ऑ की हालत में छोड़ देते हैं। ऋषि एक्सप्लेन करती है कि इन 9 सॉवरेन ड्रैगन्स में से एक भी पूरे जांग क्लैन को एक उंगली से कुचल सकता है। क्लैन मेंबर्स सोचते हैं कि उस ताबूत के अंदर खींचे जा रहे व्यक्ति की आइडेंटिटी क्या है। सिर्फ दृश्य में एक युवा व्यक्ति दिखता है जो अपनी माँ जांग छी से बहुत मिलता जुलता है। ऋषि रियलाइज करती है कि आर्केक सेक्रेड बॉडी जांग क्लैन में पैदा हो चुका है और एक स्वर्गीय सम्राट आने वाला है। दादा और दादी खुशी से भर जाते हैं और दादी आंखों में आंसू के साथ चिल्लाती है कि भगवान ने उनके क्लैन को आशीर्वाद दिया है। माँ जांग छी गर्व को गर्व से देखती है, अपने बच्चे को कहती है कि उसने सच में उसे इज्जत दिलाई है। ऋषि फिर जांग ती शिन की तरफ मुड़ती है, उसे कहती है कि वो इंट्रोडक्शंस देने वाली नहीं है और सीधी बात करेगी। उसे अपने बच्चे को पैलेस ऑफ इटर्नल क्रिएशन में अपना डिसाइपल बनाने का ऑफर देती है। वो वचन देती है कि वो व्यक्तिगत रूप से उसके विकास और प्रशिक्षण की देखभाल करेगी जब तक वो दुनिया में एक अतुलनीय शक्ति नहीं बन जाता। क्लैन मेंबर्स फिर से शॉक्ड हो जाते हैं, रियलाइज करते हैं कि ये ऑफर है डिसाइपल के पद के लिए है, एक पद जिसके लिए इंपीरियल क्लैंस के वारिसों को भी मौत तक लड़ना पड़ सकता है। इसी दौरान गर्भ में बच्चा जांग वोंग सोचता है कि पैलेस ऑफ क्रिएशन एक फर्स्ट रेट सेक्ट है, उसके सिस्टम की कम से कम थर्ड रेट सेक्ट की आवश्यकता से कहीं ज्यादा, और उत्साह से अपने रिवॉर्ड के साइज के बारे में सोचता है। माँ जांग छी सिन अदब से झुककर ऑफर स्वीकार करती है, अपना और यंगलांग का आभार व्यक्त करती है ऋषि के इस महान कृपा के लिए। माँ सोचती है कि दुनिया एक ही दिन में कैसे बदल गई है और अपने बच्चे से अपने मन में पूछती है कि क्या वो ऋषि का शिष्य बनना चाहता है। ऋषि मुस्कुराती है, सोचती है कि वो कितनी भाग्यशाली थी कि उससे दया आई और वो जांग क्लैन आई, वरना वो इस भयानक प्रतिभा को खोजने का मौका खो देती। उसी पल जांग वोंग सिस्टम उसको उसके मूल दुखद किस्मत की एक झलक दिखाता है और फिर सिस्टम मिशन के पूरा होने की घोषणा करता है, एक थर्ड रेट सेक्ट या उससे ऊंचे ज्वाइन करने की। जांग वोंग अंदर ही अंदर सेलिब्रेशन करता है मिशन के पूरा होने पर और ये कि पैलेस ऑफ क्रिएशन एक पीक पावर है। बेसब्री से अपने रिवॉर्ड का इंतजार करता है, आश्वस्त है कि आर्काइक सेक्रेड बॉडी और एक हाई लेवल कल्टीवेशन टेक्निक के साथ कोई रुकावट उसके रास्ते में नहीं आएगी। सिस्टम रिवॉर्ड की घोषणा करता है, एक सर्वोच्च कल्टीवेशन मेथड जिसे आर्ट ऑफ द हेवन डिवाउरिंग डीमन कहा जाता है। जांग वोंग शॉक्ड हो जाता है इस लेजेंडरी टेक्निक को पाकर। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि ये आर्ट स्वर्ग और पृथ्वी से स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के आसपास घूमती है, एक नेचुरल कल्टीवेशन वोर्टेक्स बनाती है और ये एक ग्रोवेबल और इवॉल्विंग मेथड है हीलिंग एबिलिटीज और अपूर्व सप्रेसिव पावर के साथ। गर्भ में बच्चा निर्णय लेता है कि वो कोई समय बर्बाद नहीं कर सकता और ये उसका मौका है। वो तुरंत कल्टीवेट करना शुरू कर देता है जबकि अभी भी अपनी माँ के गर्भ में है और एक सुनहरी स्पिरिचुअल एनर्जी उससे निकलकर हॉल के चारों ओर घूमती है, अपनी माँ और क्लैन मेंबर्स को हैरान करती है। उसका मामा और मामी पूरे शौक में देखते हैं और उसका मामा अविश्वास में सोचता है कि उसका भतीजा पैदा होने से पहले ही कल्टीवेट करना कैसे शुरू कर चुका है।
दादा चिल्लाते हैं कि स्वर्ग ने जैंग क्लैन को आशीर्वाद दिया है, जबकि मामा और उसकी पत्नी शौक में देखते हैं। इसी दौरान सेज म्याओ अपने आप में सोचती है संतुष्टि के साथ कि अर्काइक सेक्रेड बॉडी वाले शिष्य के साथ आज से 100 साल बाद इमॉर्टल पैलेस के टूर्नामेंट में कोई नहीं कह पाएगा कि उसकी लीनेज कमजोर है। ऋषि घोषणा करती है कि एक नए शिष्य को स्वीकार करने के लिए एक मीटिंग गिफ्ट की जरूरत होती है और उसकी मास्टर के रूप में वो उसे पहले एक खजाना प्रस्तुत करेगी। गर्भ में बच्चा आश्वस्त है, सोचता है कि उसके सेक्रेड बॉडी और हेवन डिवोरिंग डीमन टेक्निक के साथ खजाना तुरंत उसे अपना मालिक पहचान लेगा। वो रूहानी तौर पर खजाने को बुलाता है, आश्वस्त है कि एक साधारण खजाने को वश करना उसके लिए अत्यंत आसान है। खजाना सीधा माँ के गर्भ में जाता है और उससे मर्ज हो जाता है। ऋषि हैरान हो जाती है कि एक अनजान बच्चा एक खजाने को अपना कैसे मानने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन ये यहाँ खत्म नहीं हुआ। सिस्टम का मिशन पूरा होने के बाद गर्भ में बच्चा मानसिक रूप से खजाने को हुक्म देता है, जो अब हेवन एंड अर्थ फायर सप्रेशन आर्मर के नाम से जाना जाता है, अपग्रेड होने के लिए। आर्मर बदलता है और एक इन्नेट स्पिरिट ट्रेजर में विकसित हो जाता है। परिवार के सदस्य अवे में खड़े हैं, इस अद्भुत दृश्य की प्रकृति पर हैरान हैं और ये कि एक अनजान बच्चा एक खजाने को वश और अपग्रेड कैसे कर सकता है। ऋषि अपने आप में मानती है कि उसने लड़के को खजाने से मर्ज होने में मदद करने का इरादा किया था, लेकिन उसने न सिर्फ खुद उसे वश किया, उसके सीक्रेट बॉडी ने भी उसे इननेट स्पिरिट ट्रेजर तक अपग्रेड करने में कामयाबी हासिल की। ऋषि निर्णय लेती है कि उसे इननेट स्पिरिट ट्रेजर बाइंड होने के साथ कोई साधारण कल्टीवेटर उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वो घोषणा करती है कि वो व्यक्तिगत रूप से वापस आएगी जब जांग वोंग केव हेवन रेल्म पहुंच जाएगा, उसे सेक्ट तक गाइड करने के लिए और उसे कल्टीवेशन की विशाल दुनिया दिखाने के लिए। 3 दिन बाद ग्रेट शिया डिवाइन डायनेस्टी के सैनिकों का एक समूह आता है। वो जैंग क्लैन के हॉल में तूफान की तरह घुस जाते हैं और तुरंत इंचार्ज व्यक्ति को बाहर आने का हुक्म देते हैं। माँ जैंग टीशिन तुरंत रियलाइज करती है कि उन्होंने उसके और उसके बेटे के लुवो क्लान से बाहर निकाले जाने की खबर सुन ली है और उसके एंगेजमेंट को रद्द करने आए हैं, जबकि गर्भ में बच्चा इस क्लासिक सिचुएशन पर हंसी उड़ाता है, वचन देता है कि ये डायनेस्टी उसके पैदा होते ही अपने निर्णय पर पछताएगी। सैनिकों का लीडर गर्भ में बच्चे के मामा जांग वोंग को संबोधित करता है, उसे दशकों पहले किए गए शादी के समझौते की याद दिलाता है। मामा गुस्से से पूछता है कि उन्होंने उनके हॉल में इस तरह क्यों घुसे हैं। लीडर अपना परिचय जनरल वुई के रूप में देता है और आधिकारिक रूप से घोषणा करता है कि शादी का समझौता रद्द कर दिया गया है। मामा गुस्से से फट जाता है, उन्हें चिल्लाता है क्योंकि उनकी डायनेस्टी ने ही सबसे पहले ये राजनीतिक शादी चाही थी और अब वो जैंग क्लैन के लिए कोई सम्मान रखे बिना उसे रद्द करने आए हैं। जनरल वुई जवाब देता है कि जैंग तुसिकिन के बाहर निकाले जाने की खबर हर जगह फैल चुकी है और उसका बच्चा अब लेजिटिमेट हेयर नहीं है। सवाल करता है कि छोटा जैंग क्लैन उनके महान डायनेस्टी के साथ अलायंस के लायक कैसे हो सकता है, जबकि गर्भ में बच्चा उनके उसकी इननेट टैलेंट डिफिशिएंसी के इल्जाम पर अंदर ही अंदर हंसी उड़ाता है, वचन देता है कि ये जनरल उसके पैदा होने के दिन उसके सामने घुटने टेक कर अपनी प्रिंसेस को स्वीकार करने के लिए भीख मांगेगा। जनरल अपमान करना जारी रखता है, कहता है कि उनका सम्राट दयालु था कि उसे भेजा, वरना उन्हें खुद इंपीरियल हॉल के सामने घुटने टेकने पड़ते। दावा करता है कि उनकी प्रिंसेस एक इंपीरियल शादी के लायक है और जैंग क्लैन की कमजोर डेफिशिएंट रूट से जुड़ने के लायक नहीं। मामा उसे उसकी ढिंढाई और उनके घर में अपने भतीजे को बदनाम करने के लिए मौत की धमकी देता है। जनरल मामा पर हंसी उड़ाता है और बेकार कचरे को हटाने के लिए गर्भ में बच्चे पर हमला करने के लिए बढ़ता है। गर्भ में बच्चा अपनी मां को नुकसान पहुंचाने की कोशिश से गुस्से से भर जाता है। अचानक एक विशाल स्पिरिचुअल हाथ अपीयर होता है और जनरल का हमला रोक देता है, जो हैरानी में चिल्लाता है, मीमिंग एल्डर्स को बुलाता है। 2 बूढ़े एल्डर्स अपीयर होते हैं, हंसकर परिवार के दादा का मजाक उड़ाते हैं और उसे ट्रेन करने का ऑफर देते हैं। जनरल वुई 2 एल्डर्स का परिचय देता है, एक्सप्लेन करता है कि वो उनके डायनेस्टी के कोर्ट से शुआनमिंग एल्डर्स कल्टीवेटर्स थे।
जबकि गर्भ में बच्चा जांग वोंग अपने आप में नोट करता है कि इन दो बूढ़े भूतों का कल्टीवेशन लेवल कम नहीं है। मामा गुस्से से चिल्लाता है, ग्रेट शाओ डायनेस्टी पर इन बदनाम और अपमानजनक एल्डर्स के साथ अलायंस बनाने का इल्जाम लगाता है और सवाल करता है कि क्या उनकी डायनेस्टी को कोई शर्म है। एल्डर्स में से एक गुस्से से जवाब देता है, मामा से ताने से पूछता है कि क्या अब उसकी बारी है बोलने की। एल्डर्स में से एक मामा पर हमला करता है, दादा को उससे बचाने के लिए हस्तक्षेप करने पर मजबूर करता है, जो उसे पकड़ते हुए जबरदस्ती पीछे धकेल दिया जाता है। इस अफरा तफरी में दूसरा एल्डर प्रेग्नेंट मां जांग चीशिन पर एक जानलेवा तलवार हमला करने का मौका उठाता है। ताने से कहता है कि बूढ़ा दादा सबको नहीं बचा पाएगा। तुरंत गर्भ में बच्चे का सिस्टम एक जानलेवा खतरे की चेतावनी जारी करता है और उसे अपनी मां को मारे जाने का एक इमरजेंसी मिशन देता है। गर्भ में बच्चा गुस्से से भर जाता है। एक प्रेग्नेंट औरत को टारगेट करना गिरावट की पराकाष्ठा मानता है। जांग वोंग हेवन डेवरिंग डीमन आर्ट को एक्टिवेट करता है, उसे हमले को निगल जाने का हुक्म देता है। एक वॉर्टेक्स बनता है, एल्डर्स के हमलों से स्पिरिचुअल पावर को खींचता है, उन्हें शॉक्ड और भ्रमित छोड़ देता है, क्योंकि उनकी शक्ति अचानक गायब हो जाती है। दादा हैरानी में सोचता है कि किसने जैंग फैमिली की मदद करने के लिए हस्तक्षेप किया है। डरे हुए एल्डर्स साथ में हमला करने का निर्णय लेते हैं, नीली भूतिया हाथों को लॉन्च करते हैं। गर्भ में बच्चा अपने इनेट स्पिरिट ट्रेजर का इस्तेमाल करके जवाब देता है। हेवन एंड अर्थ कोल्ड फ्लेम बैरियर बनाता है, उन्हें जलाकर मार देने का इरादा रखता है। आग विशाल शक्ति के साथ फूट पड़ती है, एल्डर्स को डराती है, जो रियलाइज करते हैं कि वो एक इनेट स्पिरिट ट्रेजर का सामना कर रहे हैं और सोचते हैं कि जैंग जैसा छोटा परिवार ऐसा हथियार कैसे रख सकता है। उनमें से एक छुपे हुए व्यक्ति को खुद को रिवील करने और छाया में छिपना बंद करने की मांग करता है। सिस्टम एक जानलेवा संकट से बचने के मिशन के सफल पूरा होने की घोषणा करता है। जांग वोंग को 9 टर्न ग्रेट मिस्टीरियस रीबर्थ पिल से रिवॉर्ड करता है। इंस्ट्रक्शंस एक्सप्लेन करती हैं कि ये पिल तुरंत स्पिरिचुअल पावर को इंजेक्शन पर बहाल करती है और गर्भ में बच्चा आश्वस्त महसूस करता है। वचन देता है कि वो जैंग फैमिली की इज्जत उस दिन बहाल करेगा। मीलों दूर सेज म्याओ स्पिरिट ट्रेजर के एक्टिवेशन को महसूस करती है और हैरान होती है कि उसकी शिष्या ने उसके जाने के सिर्फ 3 दिन बाद उसे इस्तेमाल किया है। वो अपनी शक्ति को फोकस करती है ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, और उसकी एक स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन जैंग फैमिली के हॉल के ऊपर अपीयर होती है। गुस्से से पूछती है कि वो अंधा मूर्ख कौन है जिसने उसके शिष्य को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। वो जबरदस्ती हॉल में उतर आती है, घोषणा करती है कि ये बच्चा पैलेस ऑफ एटर्नल क्रिएशन का हेड डिसाइपल है और सवाल करती है कि उन्हें उससे हमला करने की हिम्मत किसने दी। गर्भ में बच्चा अपनी मास्टर की मौजूदगी से हैरान हो जाता है, अंदाजा लगाता है कि उसने खजाने के अंदर एक इमरजेंसी मेजर छोड़ दी होगी। एल्डर्स में से एक विश्वास करने से मना करता है और ऋषि की प्रोजेक्शन पर हमला करता है, उसे धोखा देने का इल्जाम लगाता है। ऋषि आसानी से उसके हमले का जवाब देती है और गर्भ में बच्चा एक प्राचीन सम्राट की धीरता पर हंसी उड़ाता है, एक प्राचीन ऋषि को चुनौती देता है, जबकि उसकी मास्टर के हस्तक्षेप करने से वो राहत महसूस करता है। दोनों एल्डर्स शॉक्ड खड़े हैं। एल्डर्स में से एक छिपी धमकी का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, ऋषि से अपना नाम बताने के लिए पूछता है ताकि उनकी डायनेस्टी भविष्य में उसकी गाइडेंस ले सके। ऋषि उसकी धमकी पर हंसी उड़ाती है, घोषणा करती है कि एक 4th रेट एंशिएंट एम्परर उसका नाम सुनने के भी लायक नहीं है। उस पल दादा ऋषि द्वारा छोड़ दिए गए स्पिरिट क्रेन का इस्तेमाल करके हमला करते हैं, उसे एल्डर्स में से एक पर निर्देशित करते हैं, उसे बेरहमी से हराते हैं और उसे खून से लथपथ जमीन पर गिरा देते हैं। जनरल यूई शॉक में खड़ा है, विश्वास नहीं कर पा रहा है कि डिवाइन कॉन्शियसनेस की एक मामूली धमकी एक एंशिएंट एम्परर को दबा सकती है, और रियलाइज करता है कि ये औरत सच में पैलेस ऑफ इटर्नल क्रिएशन से है और जैंग फैमिली का बेटा, जिसे उन्होंने एक साधारण रूट मानकर खारिज कर दिया था, असल में इस पैलेस में प्रवेश करेगा। जबकि गर्भ में बच्चा जैंग वोंग अपने आप में सोचता है कि अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है, हारे हुए एल्डर जनरल को पीछे हटने के लिए जोर देता है।
जबकि जनरल ऋषि के प्रोजेक्शन को डर से देखता है, अपने आप में सोचता है कि जो हो रहा है वो असंभव है। वो लुओ क्लैन को गाली देता है, उन्हें मूर्ख कहता है, एक जीनियस को बाहर निकालने के लिए जो पैलेस ऑफ क्रिएशन में प्रवेश करने में सक्षम है। इस तरह ग्रेट शा डायनेस्टी पर आफत लाने के लिए जैंग फैमिली के दादा ऋषि से इन बेशरम अवसरवादियों की जान बख्शने के लिए भीख मांगते हैं, ताकि वो अपनी आंखों से देख सकें कि उनका पोता भविष्य में कैसा चमत्कार बनेगा। ऋषि सहमत होती है और उन्हें जिंदा वापस जाने का हुक्म देती है, अपनी डायनेस्टी को ये संदेश देने के लिए कि जैंग फैमिली और ग्रेट शा डायनेस्टी के बीच का शादी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है। गर्भ में बच्चा इससे खुश होता है, सोचता है कि क्या उसकी मास्टर उसकी मदद करना चाहती है। लेकिन ऋषि फिर से सोचती है और जोर से घोषणा करती है कि उनका अधिकार नहीं है उसकी शिष्या की शादी को रद्द करने का। वो एक शक्तिशाली शक्ति छोड़ती है जो सैनिकों को पीछे धकेल देती है, फिर उन्हें अनलमेंट डॉक्यूमेंट फेंकती है, कहती है कि उसका शिष्य ही है जो उनकी डायनेस्टी की प्रिंसेस से शादी को नकारता है। ऋषि उन्हें चिल्लाती है, पूछती है कि वो अभी तक क्यों नहीं गए हैं। वो फिर उन्हें चेतावनी देती है कि एंगेजमेंट गिफ्ट्स वापस करना ना भूलें, वरना वो खुद आकर उन्हें मांगेंगी। हारा हुआ जनरल सिर्फ अनिच्छा से सहमत हो सकता है। उनके जाने के बाद परिवार के सदस्य ऋषि के सामने झुकते हैं और मामा अपना आभार व्यक्त करता है, कहता है कि उनकी हस्तक्षेप और स्पिरिट ट्रेजर के इस्तेमाल के बिना जैंग फैमिली को एक आफत का सामना करना पड़ता। दादा आगे बढ़ते हैं और उनकी महान दया के लिए परिवार का गहरा धन्यवाद देते हैं। ऋषि उन्हें ये ना सोचने के लिए कहती है, क्योंकि उसने जैंग वोंग को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है। उनके परिवार के मामले अब उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो ये स्पष्ट करती है कि ये कहना कि उसने ही स्पिरिट ट्रेजर का इस्तेमाल किया था, वो पूरी तरह से सही नहीं है। स्पिरिट क्रेन हंसता है, कहता है कि उसकी मास्टर सीधी है और अपने शिष्य का श्रेय नहीं लेगी। ऋषि छोटे पोते को वचन देती है कि परिवार उसे सभी संसाधन प्रदान करेगा जो वो जुटा सकते हैं। गर्भ में बच्चा इससे प्रभावित होता है, सोचता है तुम सच में मेरी असली मास्टर हो। दादा समझ जाते हैं कि ऋषि का क्या मतलब है और दूसरों को जाने के लिए कहते हैं ताकि वो उससे अकेले में बात कर सकें। जब वो अकेले होते हैं, दादा ऋषि से पूछता है कि उसके पोते में किस तरह का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने उसे गर्भ में होते हुए स्पिरिट ट्रेजर का इस्तेमाल करने में सक्षम बनाया। ऋषि रिवील करती है कि बच्चे में लेजेंडरी आका एक सेक्रेड बॉडी है। दादा को पूरी तरह से शॉक की हालत में छोड़ देती है। ऋषि एक्सप्लेन करती है कि वो खुद नहीं जानती कि वो गर्भ में होने के बावजूद खजाने को क्यों कंट्रोल कर पाया, क्योंकि ऐसे शरीर का आखिरी अपीयरेंस हजारों साल पहले हुआ था। और जोड़ती है कि क्योंकि छोटे ने कल्टीवेट करना शुरू कर दिया है, कोई नहीं जानता कि उसके पैदा होने पर उसकी शक्ति कितनी जबरदस्त होगी। दादा खुशी से भर जाते हैं और चिल्लाते हैं कि स्वर्ग ने सच में उनके क्लैन को आशीर्वाद दिया है। ऋषि उसे चेतावनी देती है कि आकाइक सेक्रेड बॉडी को कल्टीवेट करने के लिए जरूरी संसाधन अत्यंत विशाल है और उसकी नींव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उससे पहले कि वो आधिकारिक रूप से पैलेस ऑफ क्रिएशन में प्रवेश करे। दादा उसे धन्यवाद देते हैं याद दिलाने के लिए और वचन देते हैं कि जैंग क्लैन जंग वोंग के लिए एक मजबूत नींव रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति जुटाएगा। मामा की पत्नी सेलिब्रेशन करती है, घोषणा करती है कि जैंग क्लैन का उदय निकट है और मामा चिल्लाता है कि उन्हें लुओ क्लैन को अपने निर्णय पर पछतावा कराना चाहिए। गर्भ में बच्चा जैंग वोंग हाल के घटनाओं पर विचार करता है और ये निष्कर्ष निकालता है कि ये दुनिया सच में ताकत से शासित है। उसकी खूबसूरत मास्टर ने मुश्किल से एक उंगली उठाई थी, फिर भी उसके दुश्मन अपनी सीमाओं तक धकेल दिए गए और वो निर्णय लेता है कि उसे सिर्फ स्टार्टिंग लाइन से ही नहीं बल्कि गर्भ से ही जीतना होगा। उसके बाद परिवार जैंग क्लैन के पूर्वज का स्वागत करने के लिए इकट्ठा होता है। पूर्वज उन्हें बताते हैं कि उन्होंने पहले ही बच्चे के फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुन लिया है और उसके अकल्पनीय शक्ति के बावजूद उसे सीमाहीन संसाधन चाहिए, इसलिए वो अपने सभी व्यक्तिगत संसाधन बच्चे को सौंपने का निर्णय लेते हैं। माँ इस निर्णय पर आपत्ति करती है, एक्सप्लेन करती है कि पूर्वज को अपनी कल्टीवेशन जारी रखने के लिए क्लैन की लगभग आधी संपत्ति की जरूरत है और ये सब दे देने का मतलब है कि पूरा क्लैन इस बच्चे को पालने में सब कुछ डाल देगा। लेकिन पूर्वज जोर देते हैं कि उनका निर्णय आखिरी है और सेज म्याओ द्वारा दिए गए संसाधन भी सौंप देते हैं। माँ उसके बेटे की तरफ से उन्हें धन्यवाद देती है,
गर्भ में बच्चे का सिस्टम एक नया मिशन जारी करता है। 1 महीने तक लगातार कल्टीवेट करने और पूर्वज को प्रभावित करने का रिवॉर्ड सुप्रीम सेलेस्टियल ग्रैंड्योर के साथ। जंग वोंग रिवॉर्ड से एक्साइटेड हो जाता है और सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि ये ग्रैंड्योर सिर्फ प्राचीन शक्तिशाली हस्तियों को पैदा हुआ था और एक अनोखी इन्नेट डिवाइन एबिलिटी के साथ आता है। गर्भ में बच्चा आश्वस्त है कि उसके पास प्राप्त हुए संसाधन और हेवन डिवावरिंग डीमन टेक्निक के साथ वो स्पिरिट मैनिफेस्टेशन रेल्म पहुंच सकता है और एक अनजान बच्चे का इस पीक तक पहुंचना पूर्वज को प्रभावित करने के लिए काफी होगा और वो तुरंत कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। 1 महीने बाद पूर्वज बोर महसूस करते हैं और बेचैन होते हैं और अपने पोते को देखने जाने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने पूरा महीना जंग फैमिली के प्रतिभा की देखभाल और रक्षा में बिताया है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचे। लेकिन उन्होंने उसकी कल्टीवेशन प्रोग्रेस को फॉलो करना नजरअंदाज कर दिया था। जब वो आखिरकार उसका लेवल चेक करते हैं, वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। अविश्वास में सोचते हैं कि उनका पोता सिर्फ 1 महीने में स्पिरिट मैनिफेस्टेशन रेल्म के पीक तक कैसे पहुंच गया है। उसी पल गर्भ में बच्चा सोचता है कि वो 3 दिन पहले ही इस पीक तक पहुंच चुका था और आज वो वेनरेबल रेल्म तोड़ने की कोशिश कर सकता है और सोचता है कि क्या वो सफल हो पाएगा। जैसे ही पूर्वज उसका लेवल डिस्कवर करते हैं, सिस्टम इम्प्रेस द एंसेस्टर मिशन के पूरा होने की घोषणा करता है। गर्भ में बच्चा हंसी उड़ाता है कि उसका पूर्वज कितनी आसानी से हैरान हो गया। रिवॉर्ड सुप्रीम ग्रैंड्योर एक स्पिरिचुअल स्केलेटन के रूप में अपीयर होता है और गर्भ में बच्चा उसकी मामूली आभा महसूस करता है जो उसके प्रोग्रेस को रोक रही थी, उस बॉटल नेक को आसान करता है। सिस्टम ऑटोमेटिकली ग्रैंड्योर को उससे फ्यूज करना शुरू करता है। गर्भ में बच्चा अपने पूर्वज को और ज्यादा हैरान करने का निर्णय लेता है और फ्यूजन के दौरान ग्रैंड्योर की शक्ति उधार लेता है वेनरेबल रेल्म तोड़ने के लिए। वो ग्रैंड्योर से निकलती हुई एक बैंगनी ऊर्जा देखता है और खुश हो जाता है। पूर्वज चिंतित हो जाते हैं, रियलाइज करते हुए कि उनका पोता एक ब्रेक थ्रू की कोशिश कर रहा है और डरते हैं कि ये लापरवाह आगे बढ़ना उसकी नींव को नुकसान पहुंचाएगा। उसी समय मां अपने बच्चे के अंदर एक और आभा महसूस करती है। ब्रेक थ्रू हैरान की आसानी से सफल हो जाता है और गर्भ में बच्चा डिस्कवर करता है कि सुप्रीम ग्रैंड्योर द्वारा दी गई डिवाइन एबिलिटी समय से जुड़ी हुई है। वो रियलाइज करता है कि वो जल्दी में था और वेनरेबल रेल्म उसकी वर्तमान स्पीड पर उसकी सीमा थी, लेकिन अब उसकी नई एबिलिटी के साथ वो समय के प्रवाह को धीमा करने का हुक्म देता है। उसे पैदा होने से पहले और भी लेवल्स तक पहुंचने का मौका देता है। पूर्वज अपने पोते से निकलती हुई जबरदस्त आभा से अवे महसूस करते हैं जो समय के कानून के निशान रखती है और मानते हैं कि वो बच्ची की क्षमताओं को उसके पैदा होने से पहले भी नहीं समझ पा रहे हैं। वो बेइंतहा खुशी से हंसते हैं, एक बार फिर घोषणा करते हैं कि स्वर्ग ने सच में जंग फैमिली को आशीर्वाद दिया है। कुछ महीनों बाद जंगसिन को प्रसव पीड़ा शुरू होती है। उसका परिवार 3 लंबे घंटों तक कमरे के बाहर बेचैनी से इंतजार करता है और दाई उसे रोकने के लिए जोर देती है। उसके जन्म के पल जैंग वोंग सिस्टम घोषणा करता है कि वो इनेट एंशिएंट इमॉर्टल रेल्म पहुंच चुका है। उसका जन्म एक महान स्वर्गीय दृश्य पैदा करता है जो सभी जगह के महान हस्तियों का ध्यान आकर्षित करता है, जो बादलों से उतरकर अपनी बधाई देते हैं। देखने वाले सोचते हैं कि एक साधारण ट्रू इमॉर्टल ऐसा कॉस्मिक दृश्य कैसे पैदा कर सकता है, और एक रियलाइज करता है कि ये दृश्य ग्रेट शिया डायनेस्टी द्वारा निकाले गए बच्चे के जन्म के कारण होना चाहिए। एक ज्यादा समझदार व्यक्ति उसे डांटता है, उसे कहता है कि वो अफवाहें पुरानी खबरें हैं और रिवील करता है कि जैंग फैमिली का बच्चा इतना असाधारण है कि पैलेस ऑफ इटर्नल क्रिएशन से एक ऋषि ने उसे गर्भ में होते हुए शिष्य स्वीकार किया था। अचानक ग्रेट शिया डायनेस्टी का सम्राट खुद आता है, रियलाइज करते हुए कि इस बच्चे ने जो हलचल मचाई है वो नजरअंदाज करने के लिए बहुत बड़ी है। लेजेंडरी सेलेस्टियल वृक्ष एक के बाद एक अपीयर होना जारी रखते हैं। गोल्डन लोटस ऑफ द बिटर सी, देखने वाले लगातार दृश्यों पर हैरान हैं। फिर शानदार नदियां और पहाड़ अपीयर होते हैं। उसके बाद आसमान में चमकदार सितारे। सम्राट आखिरी दृश्य यिन यांग लाइफ एंड डेथ डायग्राम को पहचानता है, एक दृश्य जो 1000 सालों से नहीं देखा गया। लेकिन नवजात जैंग वोंग अभी खत्म नहीं हुआ। वो इन 5 महान दृश्यों को एक आखिरी दृश्य में मर्ज करता है। इमॉर्टल किंग 9 आसमानों से उतर आता है।
पूर्वज आंखों में आंसू के साथ खड़े हैं, गर्व से घोषणा करते हैं कि उनका पोता जैंग वोंग भविष्य के एक महान सम्राट का तेज रखता है। जिया डायनेस्टी का सम्राट गहरा पछतावा महसूस करता है, काश ये बच्चा उसकी डायनेस्टी में पैदा हुआ होता। वो शादी को फिर से व्यवस्थित करने पर विचार करता है, लेकिन शर्म के कारण इस विचार को त्याग देता है। इसी दौरान माँ अपने बच्चे को पकड़ती है, उसे कहती है कि वो उसका असली गर्व है। देखने वाले कमेंट करते हैं कि रुओ क्लैन को अब पछतावे की कड़वी पीड़ा महसूस हो रही होगी। सम्राट हावेवर एक भयानक निष्कर्ष पर पहुंचता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रोडिजी को अपमानित किया है, उनका एकमात्र ऑप्शन अब उसे उसके पालना में ही खत्म करना है। 5 साल बाद जैंग वोंग एक छोटे बच्चे के रूप में ध्यान में अपीयर होता है, समय को धीमा करने की अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। एंशिएंट किंग रेल्म के पीक तक पहुंचने के बावजूद उसे अपनी प्रोग्रेस बहुत धीमी लगती है। उत्साही सेवक उसे इंटरप्ट करते हैं, उसे आराम करने के लिए पूछते हैं और उसे इमॉर्टल फ्रूट ऑफर करते हैं। वो उनके अत्यधिक उत्साह से परेशान हो जाता है। जैंग वोंग ध्यान से उठकर अपने पूर्वज का स्वागत करने जाता है, जो उसका इंतजार कर रहे थे। पूर्वज 5 साल के जैंग वोंग की तारीफ करते हैं, नोट करते हैं कि वो पहले ही एंशिएंट किंग रेल्म के पीक तक पहुंच चुका है और कुछ सालों में पूर्वज खुद उसे आगे नहीं निकल पाएंगे। जैंग वोंग नम्रता से जवाब देता है, एक्सप्लेन करता है कि उसने 1 महीने से ज्यादा समय से कोई प्रोग्रेस नहीं की है और एक बॉटल नेक पर अटक गया है। असल में जैंग वोंग एक उलझान का सामना कर रहा था। 1 साल पहले उसके सिस्टम ने उससे एक सीक्रेट रेल में प्रवेश करने का मिशन दिया था, लेकिन वो क्लैन से बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि ग्रेट शिया डायनेस्टी और लुओ क्लैन दोनों ने उसे मारने का हुक्म जारी किया था। इसके अलावा उसे जैंग वोंग के अंदर ही एक छिपा हुआ खतरा महसूस हुआ। एक दिन अपनी ट्रेनिंग के दौरान उसे एक अशुभ और जहरीली आभा महसूस हुई और उसे ट्रेस करके वो क्लैन के बैक माउंटेन तक पहुंचा। वहां उसे एक भयानक और बुराई एंटिटी का अस्तित्व रियलाइज हुआ और यह कि वो अपनी वर्तमान शक्ति से उसे टक्कर नहीं दे सकता था। जंग वोंग ने एक डीमन सप्रेशन अरे डिस्कवर किया, लेकिन नोट किया कि यह शक्तिशाली सील भी खराब होने के लक्षण दिखाना शुरू कर रहा था। इस आंतरिक खतरे और बाहरी किल ऑर्डर के साथ उससे अपनी वर्तमान शक्ति पूरी तरह से अपर्याप्त लगी और निर्णय लिया कि उसे बाहर जाकर एक सीक्रेट रेल्म ढूंढना चाहिए अपनी शक्ति को जल्दी से बढ़ाने के लिए। अपने पूर्वज के साथ अपनी कॉन्वर्सेशन पर वापस आते हुए जंग वोंग उससे कहता है कि उसे बैक माउंटेन में कुछ महसूस हुआ। पूर्वज कंफर्म करते हैं कि उन्हें भी वो महसूस हुआ था और उसे आश्वासन देते हैं कि एंटिटी साधारण परिस्थितियों में सील को तोड़ नहीं सकता, लेकिन उनके शब्दों को तुरंत आई इमरजेंसी खबर से काट दिया जाता है। एक क्लैन मेंबर अंदर घुसकर उन्हें उनके पूर्वी समुद्र में एक ऋषि के सीक्रेट रेल्म के अपीयर होने की सूचना देता है और यह कि ज़ेया डायनेस्टी और लुओ क्लैन पहले ही उससे कंट्रोल करने के लिए अलायंस बना चुके हैं। पूर्वज तुरंत एक क्लैन मीटिंग बुलाते हैं। जंग वोंग शामिल होने पर जोर देता है, घोषणा करता है कि वो अब क्वालिफाइड है क्योंकि वो एंशिएंट किंग रेल्म पहुंच चुका है और पूर्वज सहमत होते हैं। मीटिंग में पूर्वज घोषणा करते हैं कि पहला मामला उनके पोते से संबंधित है। जंग वोंग मौजूद लोगों को संबोधित करता है, एक्सप्लेन करता है कि वो महीनों पहले ही अपने रेल्म के पीक तक पहुंच चुका था, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया है और इसलिए अनुभव हासिल करने के लिए क्लैन छोड़ना चाहता है। अटेंडीज उसके लेवल को कंफर्म करने के बाद एल्डर्स उसकी तेज प्रोग्रेस की तारीफ करते हैं, लेकिन उसके जाने पर सख्ती से आपत्ति करते हैं, उसे बहुत खतरनाक मानते हैं और यह कि उनके दुश्मनों ने एक स्पष्ट जाल बिछाया है। पूर्वज खतरा उठाने के बजाय उसे ब्रेक दी एंशिएंट पिल खरीदने का सुझाव देते हैं और मामा सुझाव से सहमत होता है। जंग वोंग सोचता है कि उनकी अत्यधिक तारीफ उसके विकास को रोकने वाला एक बोझ बन गई है। जंग वोंग उनकी चर्चा को रोकता है, उन्हें उसकी बात सुनने के लिए पूछता है। वो उनकी चिंताओं को स्वीकार करता है, लेकिन सवाल करता है कि अगर वो हर खतरे के निशान पर क्लैन के पीछे छुपना जारी रखता है तो वो मजबूत कैसे बन सकता है। वो एक्सप्लेन करता है कि भले ही वो अपने रेल्म के पीक तक पहुंच चुका है, उसने कभी कोई असली जानलेवा लड़ाई नहीं लड़ी है और उन्हें अपने मास्टर द्वारा दिए गए खजाने की याद दिलाता है, जो एंशिएंट एम्परर के लिए भी उसे पकड़ना मुश्किल बना देगा। वो उन्हें बाहर जाकर दुनिया में खुद को तैयार करने के लिए भीख मांगता है।
उसकी दलील सुनने के बाद मामा कमेंट करता है कि उन्हें 5 साल की उम्र में ऐसे खतरों का सामना नहीं करना पड़ा था, और पूर्वज अपने आप में मानते हैं कि जैंग वोंग ने उनमें से अधिकांश को कल्टीवेशन में पीछे छोड़ने के बाद अपने निर्णय लेने का अधिकार हासिल कर लिया है। पूर्वज अनिच्छा से सहमत होते हैं, लेकिन उसे चेतावनी देते हैं कि लुओ क्लैन और जिया डायनेस्टी के जीनियसेस पहले ही सीक्रेट रेल्म में प्रवेश कर चुके हैं और उन्होंने उसके लिए एक जाल बिछाया है जहां एंशिएंट एम्परर्स उसकी आइडेंटिटी रिवील होते ही घात लगाए बैठे होंगे। जैंग वोंग पूरे आत्मविश्वास से जवाब देता है, घृणा से पूछता है, सिर्फ एक एंशिएंट एम्परर, उससे डरने की क्या जरूरत है? पूर्वज जोर से हंसते हैं, अपने पोते की भावना से प्रभावित होते हैं और घोषणा करते हैं कि ये उनके क्लैन के बेटे की असली भावना है। वो उसे जाने की इजाजत देते हैं, लेकिन उससे होशियार रहने के लिए कहते हैं और जैंग वोंग उन्हें धन्यवाद देता है। वो तुरंत निकल पड़ता है। उसकी माँ उसे जाते हुए देखती है, उसकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करती है। जैंग वोंग सीक्रेट रेल्म के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है और देखता है कि जगह जिंदगी से भरी है। जानकारी जुटाने के लिए वो एक कल्टीवेटर के पास जाता है और नम्रता से पूछता है कि क्या ये एंशिएंट सेज का सीक्रेट रेल्म है। कल्टीवेटर शुरू में परेशान होता है, लेकिन जैंग वोंग के कपड़ों की क्वालिटी देखता है और रियलाइज करता है कि वो एक महान क्लैन का छोटा मालिक हो सकता है। तो वो अपना लहजा बदलता है और सकारात्मक में जवाब देता है। जैंग वोंग एक मामूली सेक्ट से होने का दावा करता है, फिर इतने सारे बच्चों और युवा लोगों की मौजूदगी के बारे में पूछता है। कल्टीवेटर कड़वाहट से एक्सप्लेन करता है कि ग्रेट शिया डायनेस्टी और लुओ क्लैन जैसी महान शक्तियों ने इस रेल्म पर एकाधिकार कर लिया है। सिर्फ 18 साल से कम उम्र के लोगों को ही प्रवेश की इजाजत देते हैं। जैंग वोंग सोचता है कि उसके दुश्मनों ने कौन से जीनियसेस भेजे हैं। उस पल ग्रेट शा डिवाइन डायनेस्टी का एक समूह आता है जिसका नेतृत्व ग्रैंड प्रिंसेस शिया मिंग चैन कर रही है, जिसमें उसकी खूबसूरती देखने वालों को हैरान कर देती है। जबकि उसकी अटेंडेंस में से एक उसकी तारीफ करने और प्रतिद्वंद्वियों को कम समझने की कोशिश करती है, प्रिंसेस अपनी बुद्धिमानी दिखाती है और उससे दूसरों को कम न समझने की चेतावनी देती है, खासकर 2 मजबूत विरोधियों, यंग लुओ क्लैन के लीडर के रहस्यमयी बेटे और जैंग क्लैन के सीलिन बेटे का विशेष रूप से उल्लेख करती है। वो पछतावा व्यक्त करती है कि उनकी डायनेस्टी ने ऐसा शक्तिशाली अलाय खो दिया है। अटेंडेंट इसके लिए घटिया जनरल वू ची को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन प्रिंसेस उसे रुकने और इस गलती से सीखने का हुक्म लेती है और दोनों अटेंडेंट सहमत होते हैं। जैंग वोंग प्रिंसेस को दूर से देखता है, उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है और नोट करता है कि उसे जनरल जिसने उसके परिवार को अपमानित किया था, उसके घमंड की कोई झलक नहीं है। आगे लुओ क्लैन एक शानदार रथ में बिजली से घिरे हुए आता है और जैंग वोंग मुस्कुराता है। डर रहा था कि वो ना आएंगे। क्लैन का एक एल्डर उनके सीक्रेट रेल्म के कैंडिडेट लू डोंग को ग्रैंड प्रिंसेस से परिचय कराता है। लू डोंग उसे ग्रीट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है और उसके साथ आई महिला एल्डर को संबोधित करती है, सुझाव देती है कि वो सीक्रेट रेल्म को खोलने के लिए साथ में काम करें। लूडो डोंग को शर्मिंदा और गुस्सा छोड़ देती है। क्लैंस के एल्डर्स साथ में मिलकर सीक्रेट रेल्म का द्वार खोलते हैं और सभी जूनियर्स को तुरंत प्रवेश करने के लिए कहा जाता है। जॉन्ग वोंग सोचता है कि अब समय आ गया है लुओ क्लैन को उनके पिछले कामों के लिए भुगतान करने का। जब वो द्वार की तरफ बढ़ता है, लुओ क्लैन की महिला एल्डर वान क्यू उसे देखती है और उसकी शक्ल में उसकी माँ और उसके बीच की समानता पहचानती है। वो ये निष्कर्ष निकालती है कि वो जैंग क्लैन का प्रोडिजी होना चाहिए और उसकी इस खतरनाक जगह आने की धिताई पर शॉक्ड हो जाती है। जबकि जैंग वोंग आसानी से उसे रोकने की उसकी कोशिश से बच जाता है और सीक्रेट रेल्म में प्रवेश करता है। बाहर लुओ क्लैन के एल्डर वांग क्यू अपने क्लैन को सूचित करने का निर्णय लेती है, वचन देती है कि क्योंकि जैंग वोंग हिम्मत करके आया है, वो इस जगह से जिंदा नहीं जाएगा। इसी दौरान जैंग वोंग सीक्रेट रेल्म के अंदर अपना एडवेंचर शुरू करता है, जहां उसे स्पिरिचुअल बीस्ट का सामना होता है और सोचता है कि बीस्ट जाल में फंस गया है। जैंग वोंग देखता है कि ये बीस्ट शुद्ध स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हैं और उन्हें आसानी से हरा देता है, लेकिन सोचता है कि वो उससे प्रभावित नहीं करते और उसके सिस्टम के रिवॉर्ड्स सबसे ज्यादा कीमती हैं। वो होशियार रहता है, जानता है कि लुओ क्लैन और शिया डायनेस्टी निश्चित रूप से उसे देख रहे हैं
और उसके लिए बाहर एक घात लगाए बैठे हैं जो उसे ये मौका इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस करता है अपने वर्तमान शक्ति से उनका सामना करने के लिए नए लेवल तक तोड़ने के लिए। अचानक उसका सिस्टम लोकेट द एंशिएंट सेजेस सीक्रेट रन मिशन के पूरा होने की घोषणा करता है और उसे 100 साल की कल्टीवेशन के इन्फ्यूजन से रिवॉर्ड करता है। जोंग वोंग तुरंत बैठ जाता है इस विशाल शक्ति को एब्जॉर्ब करने के लिए, एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि उसे कितना बूस्ट मिलेगा। ये विशाल एनर्जी इन्फ्यूजन सोने की रोशनी का एक स्तंभ पैदा करता है जो आसमान में शूट करता है। सीक्रेट रेल में सभी युवा कल्टीवेटर्स का ध्यान आकर्षित करता है। जब देखने वाले पास आते हैं वो रियलाइज करते हैं कि जो हो रहा है वो एक खजाने का अपीयर होना नहीं है बल्कि एक भयानक सेलेस्टियल थंडर ट्रिब्यूलेशन है। उनमें से एक उसे 9-4 थंडर ट्रिब्यूलेशन के रूप में पहचानता है जो एक ही वार में कंप्रेस्ड है। एक दुर्लभ सेलेस्टियल दृश्य है। लुओ डोंग लुओ क्लैन का प्रोडिजी इससे प्रिंसेस शाइंग चैंग के और करीब आने के लिए एक मौका देखता है और सुझाव देता है कि वो सपोज्ड खजाने को हथियाने के लिए टीम अप करें, लेकिन प्रिंसेस होशियारी से जवाब देती है, नोट करती है कि इस ट्रिब्यूलेशन का लेवल अप्रत्याशित है। लुओ डोंग जोर देता रहता है जबकि अपने आप में सोचता है कि उसे इस आकर्षक औरत को जीतना होगा। तूफान के दिल में जोंग वोंग खड़ा है, ट्रिब्यूलेशन को चुनौती देता है जो बिजली के एक महल के रूप में मटेरियलाइज होता है। बिजली उसे जोर से टकराती है पहला वार लेने के बाद और उसकी कमजोरी पर हंसी उड़ाता है। वो हेवन डिवावरिंग डीमन आर्ट का इस्तेमाल करता है ट्रिब्यूलेशन की शक्ति को निगल जाने के लिए। वो फिर सीधा बिजली के बने एक हथियारबंद योद्धा से भिड़ता है। जोंग वोंग आसानी से बिजली के वारों को रोकता है और योद्धा की तरफ दौड़ता है। योद्धा गुस्से में आ जाता है और एक शक्तिशाली बिजली का वार छोड़ता है। जोंग वोंग अपने क्लैन की सबसे मजबूत तलवार टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है एक आखिरी वार देने के लिए। दूसरे दूर से पूरे भ्रम में देखते हैं, सोचते हैं कि किस तरह की एंटिटी ऐसी भयानक सेलेस्टियल थंडर को आकर्षित कर सकती है। और फिर उनमें से एक तूफान के दिल में एक इंसान की शक्ल देखता है। प्रिंसेस एक चकाचौंध करने वाला और असंभव निष्कर्ष पर पहुंचती है। कोई एंशिएंट एम्परर बनने के लिए ट्रिब्यूलेशन से गुजर रहा है और क्योंकि ये सीक्रेट रिल्म उम्र सीमा रखता है, इसका मतलब है कि 18 साल से कम उम्र का एक युवा व्यक्ति ये अनोखा काम हासिल कर रहा है। लूडो डोंग ट्रिब्यूलेशन को देखता है, रियलाइज करता है कि जो व्यक्ति उससे गुजर रहा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और निर्णय लेता है कि अगर उसे खत्म नहीं किया गया तो वो भविष्य में एक आफत बनेगा। मौका मिलने पर बिजली की आड़ में उसे मारने का इरादा रखता है। ट्रिब्यूलेशन की शक्ति इतनी तेज हो जाती है कि वो सीक्रेट रेल्म को लिफाड़ने की धमकी देती है और देखने वाले घबराहट में भाग जाते हैं। लूडोंग इस परिस्थिति का फायदा उठाकर प्रिंसेस शाइंग शान को शॉक वेव से बचाता है और वो उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देती है। तूफान शांत होने के बाद रहस्यमय शक्ल गायब हो जाती है। मौजूद लोगों को विश्वास दिलाती है कि वो अपनी ट्रिब्यूलेशन में फेल हो गया और शरीर और आत्मा में नष्ट हो गया। लूडोंग फिर से प्रिंसेस को उससे अलायंस बनाने के लिए मनाने की कोशिश करता है। दलील देता है कि वो एक अनजान शक्ति का सामना कर रहे हैं और एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। प्रिंसेस नर्मता से उसे इनकार करती है, दावा करती है कि उसने पहले ही एक टीम बना लिया है और व्यंग्य के साथ जोड़ती है कि उसकी शक्ति इतनी महान है कि उसकी मामूली टीम में शामिल होने के लायक नहीं। लूडोंग इस इनकार से गुस्सा हो जाता है और अपने आप से वचन लेता है कि शामिंग चान उसकी है और कोई नहीं उसे इनकार नहीं कर पाएगा। प्रिंसेस जांग वोंग खूबसूरती से प्रभावित हो जाती है। लड़का बैठता है और सोचता है कि उसे नए मार्शल आर्ट्स खोजने चाहिए क्योंकि अपने क्लैन की टेक्निक्स का इस्तेमाल करना उसकी आइडेंटिटी को आसानी से रिवील कर देगा। प्रिंसेस उसके पास जाती है और उसका ध्यान आकर्षित करती है। जांग वोंग उसकी मौजूदगी से हैरान हो जाता है और रियलाइज करता है कि वो शाओ डायनेस्टी से है, लेकिन अंदाजा लगाता है कि उसने उसे नहीं पहचाना है। वो पूछती है कि क्या वो उससे डरता है और वो एक मासूम बच्चे की भूमिका निभाना शुरू करता है। प्रिंसेस की खूबसूरती की तारीफ करता है, उसका चार्म उसे प्रभावित करता है और वो उसका गाल चूमती है और उसकी हिम्मत की तारीफ करती है। जांग वोंग एक दुखी कहानी घड़ता है, दावा करता है कि उसका क्लैन गिर चुका है और उसे संसाधनों की कमी के कारण सीक्रेट रेल्म में प्रवेश करने पर मजबूर किया गया। प्रिंसेस उस पर दया करती है और उसे अपनी टीम ज्वाइन करने का निमंत्रण देती है उसकी सुरक्षा के लिए और वो नकली उत्साह से सहमत होता है।
इसी दौरान लुआडोंग जांग वोंग के प्रति गहरा नफरत महसूस करता है। गुस्सा है कि उस लड़के जैंग वोंग ने प्रिंसेस के साथ उसकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया है। वो प्रिंसेस के समूह को ट्रैक करना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद एक भेड़िया जैंग वोंग पर हमला करता है। जैंग वोंग हमले को आसानी से पकड़ लेता है, प्रिंसेस को हैरान करता है, जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पर हैरान होती है। जैंग वोंग अपने आप में सोचता है कि वो अपनी शक्ति रोक रहा था और रियलाइज करता है कि लुओडोंग उन्हें ट्रैक कर रहा है। लुओडोंग आखिरकार अपीयर होता है, घोषणा करता है कि वो प्रिंसेस के लिए इस रेल्म में आया है और एक शक्तिशाली आर्टिफैक्ट जिसे एंशिएंट ट्रैपिंग पर्ल कहा जाता है उससे उसे फांस लेता है। जबकि जैंग वोंग अंदर ही अंदर आर्टिफैक्ट की शक्ति पर हंसी उड़ाता है, लुओडोंग पागलों की तरह हंसता है। उसके लिए अपनी इच्छा और उसके खास एक्सक्विजिट 9 ईयर बॉडी को रिवील करता है, जो जैंग वोंग्स इंटरेस्ट जगाता है। बाद में एक कैंपफायर के आसपास जैंग वोंग अपना एक्ट जारी रखता है। बिग सिस्टर शिया को कहता है कि वो डर रहा है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ सो सकता है। प्रिंसेस उसे छेड़ती है, सोचती है कि स्पिरिचुअल बीस्ट्स को फाड़ने वाला छोटा राक्षस डर कैसे महसूस कर सकता है। वो जोर देता है कि वो सच में डर रहा है, उसकी तारीफ करता है और फिर नकली गंभीरता से पूछता है कि क्या उसका कोई डाओ कंपेनियन है। प्रिंसेस दुख से जवाब देती है कि नहीं। जैंग वोंग अपना एक्ट जारी रखता है, हैरानी का दिखावा करता है कि प्रिंसेस शॉ मिंग चियान अपनी खूबसूरती और स्टेटस के साथ कोई आशिक नहीं रखती। प्रिंसेस उसे एक्सप्लेन करती है कि जो पुरुष उसके पास आते हैं उनका हमेशा अशुद्ध इरादा और एक छिपी हुई योजना होती है। जब वो इस योजना के बारे में पूछता है, वो अपना राज रिवील करती है। उससे पूछती है कि क्या उसने एक्सक्विजिट 9 ईयर बॉडी के बारे में सुना है। वो एक्सप्लेन करती है कि ये शरीर उन लोगों के लिए अत्यंत फायदेमंद है जो ड्यूअल कल्टीवेशन का अभ्यास करते हैं और इस कारण से बुरी सेक्स तलाश करते हैं उन महिलाओं की जिनमें ये शरीर होता है, उन्हें कल्टीवेशन वेसल्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। जैंग वोंग समझने का दिखावा करता है, नकली गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करता है और वचन देता है कि वो उसे किसी भी बुरे लड़के से बचाएगा जो उसके पास आने की हिम्मत करेगा। प्रिंसेस उसकी बचकानी जलन पर मुस्कुराती है और उसे अब आराम करने के लिए कहती है, जबकि वो आग के पास बैठे हैं। जैंग वैंग महसूस करता है कि वो आदमी लुओडोंग अभी भी पास में है। लगातार निगरानी से परेशान होकर वो निर्णय लेता है कि उसे उस जानवर लुओडोंग से जल्दी ही छुटकारा पाना चाहिए शांति पाने के लिए, और कैंप से दूर चला जाता है। प्रिंसेस चिंता से उसका पीछा करती है और उसे लापरवाह होने और अकेले जाने के लिए नरमी से डांटती है। जब वो उसे माफी मांग रहा है, लुओडोंग जो उन्हें जलन से देख रहा था अपीयर होता है और जैंग वोंग पर हमला करता है, चिल्लाता है कि वो मौत ढूंढ रहा है। जैंग वोंग शांति से मुड़ता है और उससे कहता है कि वो उसका इंतजार कर रहा था। लुआडोंग जैंग वोंग की तरफ एक हमला लॉन्च करता है। प्रिंसेस हस्तक्षेप करती है और उनके बीच खड़ी हो जाती है। लुओडोंग से पूछती है कि उसका इरादा क्या है। वो बुरी तरह से हंसता है, फिर उन्हें कहता है कि उन्हें जल्दी ही पता चलेगा और एंशिएंट ट्रैपिंग पर्ल उन पर फेंकता है, उन दोनों को फंसा लेता है। प्रिंसेस गुस्से से भर जाती है और उसे धमकी देती है कि वो और उसकी डायनेस्टी उसके कामों के लिए उसे माफ नहीं करेंगे। उसे युद्ध की घोषणा से बचने के लिए उन्हें छोड़ने की मांग करती है। ल्यूडोंग उसकी धमकियों को मुस्कुराते हुए नजरअंदाज करता है और उसे ट्राई करने का निमंत्रण देता है, और प्रिंसेस उसे पछताने से मना करती है। प्रिंसेस अपनी डायनेस्टी की रेस्क्यू सील को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन ये फेल हो जाता है और पर्ल की स्पेस के अंदर टूट जाता है। ल्यूडोंग उस पर हंसी उड़ाता है, एक्सप्लेन करता है कि ये पर्ल उसके पूर्वज वोंग क्यू द्वारा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किया गया था, जिसे स्पेशल लॉस की गहरी समझ है। वो जोड़ता है कि पर्ल एंशिएंट एम्परर लेवल से नीचे वालों के लिए सभी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑपरेशंस को सील करता है और उसे शांति से आत्मसमर्पण करने की सलाह देता है। परिस्थिति की गंभीरता रियलाइज करते हुए प्रिंसेस एक योजना बनाती है और जंग वोंग के कानों में फुसफुसाती है कि वो उसे सीक्रेट रेल्म से बाहर भेज देने के लिए एक तरीका इस्तेमाल करेगी। उसे तुरंत उसकी डायनेस्टी की सेनाओं को बुलाने का हुक्म देती है जैसे ही वो बाहर हो। उससे पहले कि वो अपनी योजना पूरी कर पाए, ल्यूओंग अपना ध्यान जंग वोंग की तरफ मोड़ता है और उस पर हंसी उड़ाता है, कहता है कि वो 5 साल पहले लियो क्लैन से त्यागा हुआ बच्चा होना चाहिए। प्रिंसेस ल्यूओंग के शब्दों का मतलब हैरानी में सोचती है। जंग वोंग शांति से जवाब देता है, 2 बातों को स्पष्ट करता है। पहला,
वो उस अभिशापित लियो क्लैन से जुड़े होने को सख्ती से रिजेक्ट करता है, घोषणा करता है कि उसका नाम जंग वोंग है। दूसरा, वो ल्यूओंग से व्यंग्य से पूछता है कि क्या वो सच में सोचता है कि वो पहले ही जीत चुका है। ल्यूओंग हंसता है, जंग वोंग पर हंसी उड़ाता है, जबकि वो मौत के करीब है और वचन देता है कि वो उसके क्लैन की तरफ से उसकी जान लेगा। प्रिंसेस पर्ल की शक्ति से लड़ते हुए ल्यूओंग को एक बेशर्म राक्षस कहती है। ये मानते हुए कि परिस्थिति निराशाजनक है, वो एक योजना बनाने की कोशिश करती है, खुद को कुर्बान करने की, ताकि ल्यू डोंग को भटकाया जा सके, जबकि जंग वोंग मदद लाने के लिए बच निकले। लेकिन जंग वोंग उसकी योजना को रिजेक्ट करता है, उसे आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास एक सरल योजना है। वो हवा में उतर आता है, एक शक्तिशाली सुनहरी आभा से घिरा हुआ है। ल्यूओंग को शॉक में छोड़ देता है, ये समझ नहीं पा रहा है कि वो पर्ल के अंदर फंसा होने के बावजूद स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। जंग वोंग आर्टिफैक्ट पर हंसी उड़ाता है, उसे एक टूटा हुआ मोती कहता है और फिर अपने हाथ के एक मामूली झटके से उसे बांधने वाली शक्ति को तोड़ देता है। वो तुरंत ल्यूओंग के सामने अपीयर होता है और उसे कहता है कि उसे कम समझना पसंद नहीं है। फिर अपनी उंगली से उसे उसके माथे पर टैप करता है। ये मामूली टैप ल्यूओंग की स्पिरिचुअल एनर्जी को बिखेर देता है और उसकी हड्डियां तोड़ देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। प्रिंसेस ये दृश्य शौक में देखती है, जबकि ल्यूओंग जमीन पर गिर जाता है, पूरी तरह से बेबस, चिल्लाता है कि जो हो रहा है वो असंभव है। जंग वोंग उसके ऊपर खड़ा है और व्यंग्य से पूछता है कि क्या वो अब लुओ क्लैन से त्यागे गए बच्चे की शक्ति से संतुष्ट है। लुओ डोंग अपनी जान के लिए भीख मांगता है, कसम खाता है कि वो किसी को नहीं बताएगा कि क्या हुआ। जंग वोंग घृणा से जवाब देता है, पूछता है कि क्या वो सोचता है कि वो लुओ क्लैन से डरता है, और घोषणा करता है कि वो उन्हें खुद मिलने आएगा उसके वयस्क होने से पहले, और अभी वो सिर्फ कुछ ब्याज इकट्ठा करेगा। वो लुओ डोंग के शरीर में एनर्जी का एक गोल्डन कोर लगा देता है। लुओ डोंग डर में उससे पूछता है कि उसने उसके साथ क्या किया है। जंग वोंग एक्सप्लेन करता है कि वो खून का प्यासा नहीं है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे दया सिखाई है और इसलिए वो उसे भागने और अपने पूर्वज तक पहुंचने का मौका देगा, ताकि 3 अगरबत्ती जलने के समय में गोल्डन कोर निकाला जा सके, और अगर वो सफल हो जाता है तो वो शायद जिंदा रह सके। प्रिंसेस जंग वोंग को चेतावनी देने की कोशिश करती है कि लुओ डोंग को छोड़ना उसके और जंग फैमिली पर आफत लाएगा। जंग वोंग उसे आश्वासन देता है कि वो छोटा चोर बच नहीं पाएगा। जिंग भागता है, बदले की धमकियां और जंग फैमिली के विनाश की धमकियां चिल्लाता है और जंग वैंग्स की हर हड्डी कुचल देने का वचन देता है। बाद वाला शांति से 3 से गिनना शुरू करता है। जब वो 1 तक पहुंचता है, लुओ डोंग दूर एक विस्फोट हो जाता है। जंग वोंग शॉक्ड प्रिंसेस की तरफ मुड़ता है और मुस्कुराता है, कहता है कि वो दया दिखाने के बारे में मजाक कर रहा था और वो मुश्किल से ही अपनी माँ की सुनती है। घटनाओं को देखने के बाद प्रिंसेस शियांग चेन अपने आप में कंफर्म करती है कि ये जांग क्लैन का डिवाइन चाइल्ड है। अपने पिता के एंगेजमेंट तोड़ने पर लगातार पछतावे को याद करती है और सोचती है कि ये मुलाकात चीजों को ठीक करने का एक मौका हो सकता है। वो विस्फोट की जगह पर साथ में जाते हैं। जंग वोंग डिवाइन चाइल्ड के टाइटल को कम समझता है, दावा करता है कि उसकी कल्टीवेशन जन्म पर ही मजबूत थी और सिर्फ थोड़ी सी हलचल मचाई थी। प्रिंसेस फिर उससे पूछती है कि क्या वो वही था जिसने सीक्रेट रेल्म में आफत मचाने वाली थंडर ट्रिब्यूलेशन पैदा की थी। वो शांति से मान लेता है कि उसने ट्रिब्यूलेशन पैदा की थी, आह भरता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि एंशिएंट एम्परर रेल्म तोड़ने के लिए एक मामूली ट्रिब्यूलेशन इतनी हलचल मचाएगी। वो दुखी होकर जोड़ता है कि स्वर्ग महान प्रतिभाओं से जलता है। प्रिंसेस उसकी शक्ति और आत्मविश्वास से हैरान हो जाती है, सोचती है कि वो एक प्राचीन देवता लगता है जो मृतक दुनिया में उतर आया है, और सोचती है कि जब वो बड़ा होगा तो वो क्या बनेगा। फिर अपने आप को इन विचारों के लिए डांटती है। जंग वोंग उसकी खामोशी देखता है और पूछता है कि क्या वो गुस्सा है। वो उसे मान लेता है कि उसने शुरू में उसे जानबूझकर अपने पास रखा था ताकि उसे लुओ डोंग को ललचाने और खत्म करने के लिए चारा इस्तेमाल कर सके। वो उसे आश्वासन देती है कि वो कोई छोटा व्यक्ति नहीं है और गुस्सा नहीं है।
उल्टा उसे उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए, एक छिपे हुए खतरे को हटाने के लिए। और जांग वोंग राहत के लक्षण दिखाता है। बाद में एक कैंपफायर के पास प्रिंसेस इन अफवाहों पर विचार करती है कि जांग क्लैन का चिलियन बेटा एक महान एंशिएंट एम्परर का पुनर्जन्म हो सकता है, और अब महसूस करती है कि उन अफवाहों का एक आधार है। वो उसकी अपार प्रतिभा, चालाकी और वाक्पटुता पर हैरान होती है। ये निष्कर्ष निकालती है कि उसकी जेनरेशन में बहुत कम लोग उससे तुलना कर सकते हैं। जंग वोंग उसके विचारों को रोकता है और एक मासूम बच्चे की अपनी भूमिका पर वापस आता है। जोर से सोचता है कि भविष्य में बिग सिस्टर शिया से शादी करने वाला खुशनसीब कौन होगा, जो उसे हैरान करती है और वो उसके अजीब सवालों पर हैरान होती है। उसके बाद उसकी कॉन्वर्सेशन गंभीर हो जाती है। वो उसे चेतावनी देती है कि वो लुओ क्लैन के साथ परिस्थिति की गंभीरता रियलाइज नहीं करता। एक्सप्लेन करती है कि लुओ डोंग उनकी सीधी लीनियज से था और उनके पूर्वज मामले को शांति से नहीं छोड़ेंगे। वो उसे उसके लिए उसकी डायनेस्टी और लुओ क्लैन द्वारा सीक्रेट रेल्म के बाहर सेट की गई घाट की भी याद दिलाती है। जंग वोंग अस्वीकार करते हुए जवाब देता है, कहता है कि वो लुओ वोंग को एक ही हथेली के वार से मार देगा, और प्रिंसेस उसके अत्यधिक आत्मविश्वास को चुनौती देती है। पूछती है कि वो क्या करेगा जब लुओ क्लैन की असली शक्ति उस पर उतर आएगी। एक्सप्लेन करती है कि क्लैन में बहुत शक्तिशाली विशेषज्ञ है उसे बचने में मदद करने के लिए। वो उसके पिता का एक स्पिरिचुअल ट्रेजर देती है जो उसकी आभा को छिपा सकता है। वो जोर देती है कि वो उसे ले, कहती है कि उसने उसकी मदद की थी और ग्रेट जिया डायनेस्टी जरूरी नहीं कि उसका दुश्मन बना रहे। जंग वोंग गिफ्ट स्वीकार करता है, लेकिन अपनी स्थिति स्पष्ट करता है। उनकी दोस्ती व्यक्तिगत है, लेकिन उसकी डायनेस्टी के प्रति कोई सद्भाव नहीं है, और वो वचन देता है कि वो जनरल वुई को उसकी मां को अपमानित करने और अपने क्लैन के साथ गलत करने के लिए भुगतान कराएगा। एक हैरान करने वाले मूव में प्रिंसेस उससे पूछती है, क्या होगा अगर हम वुई को आपको सौंप दें? तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा। अचानक से वो उसके सामने आया और जोर से पूछा कि क्या उस औरत के पास सच में अथॉरिटी है डिमांड करने की कि वुई को हैंडओवर कर दिया जाए। एक सिंसियर एक्सप्रेशन के साथ उस औरत ने एक्सप्लेन किया कि उसके फादर को गलत गाइड किया गया था एंगेजमेंट तोड़ने के बारे में सोचने के लिए, और पीस रिस्टोर करने की विल रखते हुए उसने वुई की फेट और एक ग्लोइंग जेड पेंडेंट दोनों को कंसिलिएशन के जेस्चर्स के रूप में ऑफर किया। वो डिटर्मिन्ड यंग मैन क्रॉस लेग बैठा हुआ और फायरी एनर्जी रेडिएट करते हुए बिग सिस्टर शाह को याद दिलाया कि उसने एंशिएंट एम्परर रेल्म में उसे हाइट ऑफ हिज पावर पर देखा था। क्वाइट रिजॉल्व के साथ ग्लोइंग पेंडेंट को पकड़कर उस लड़के ने उस औरत को समझाया कि यही रीजन है जिसकी वजह से उसे लगता है कि वो वर्दी है ह्यूमन एम्परर को वुई को रिलिंक्विश करने के लिए, परसुएड करने के लिए। लेकिन उस यंग मैन ने, उसका वॉइस रेजिग्नेशन से भरा हुआ था, रिवील किया कि उसके फादर ने कभी उसकी वर्थ को रिकॉग्नाइज नहीं किया और बाकी दुनिया उसे सिर्फ लुओ क्लैन का एक अबैंडन्ड चाइल्ड मानती है जिसकी टैलेंट डाउटफुल है। अनवेवरिंग रिजॉल्व के साथ उस सीरियस औरत ने डिमांड किया कि दूसरा पर्सन क्लैरिफाई करे कि क्या वो उसका जेड पेंडेंट रिफ्यूज कर रहे हैं, इंसिस्ट करते हुए कि उनकी चिंता सिर्फ वुई के मैटर से रेलेवेंट है। उसका एक्सप्रेशन डिटर्मिनेशन से अनवेविंग था। उसने प्रिंसेस के हाथों को जेंटली क्लास्प किया और उसे रीअश्योर किया कि ग्रेट शिया की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते जिसका हर एक्शन स्क्रूटनाइज होता है, वो ये इंश्योर करेगा कि कोई भी उसके चॉइसेस पर फॉल्ट या रिडिक्यूल नहीं कर पाएगा, प्रॉमिस करते हुए कि उसकी फ्रेंड को कभी वो हार्डशिप्स नहीं झेलने पड़ेंगे जो उसने खुद फेस किए हैं। वो सरप्राइज और थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट के साथ रिएक्ट किया जब उसने धीरे से फ्रेंड के मेंशन को रिपीट किया। इम्प्लीकेशंस पर रिफ्लेक्ट करते हुए उसने डिक्लेयर किया कि उसे दुनिया को अपने चॉइस के पीछे की विजडम दिखानी होगी, इंसिस्ट करते हुए कि तभी वो पेंडेंट को ऑनर के साथ एक्सेप्ट कर सकता है। वो रेजोल्यूटली खड़ी हुई, स्टर्नली वार्निंग देते हुए कि भले ही यूथ एलोक्वेंस और एक्सक्यूजेस लाएं, ट्रू कैरेक्टर तब प्रूव होता है जब वर्ड्स को डिसाइसिव एक्शंस के साथ मैच किया जाए। अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ एमसी एक रेडिएंट ऑरा से सराउंडेड खड़ा हुआ और कॉन्फिडेंटली प्रोक्लेम्ड किया कि आज से आगे जंग वोंग का नाम पूरी ग्रेट शिया डिवाइन डायनेस्टी में गूंजेगा।
फोकस्ड और डिटर्मिन्ड यंग मैन ग्लोइंग आर्टिफैक्ट को क्लच करते हुए चैंट कर रहा था, अर्जेंटली मास्टर को बुला रहा था और रिस्पॉन्स की होप कर रहा था। मास्टर, उसका एक्सप्रेशन रिजाइंड फिर भी वाइज था, प्रोटैगनिस्ट को जेंटली याद दिलाया कि भले ही वो आम टाइम्स में अक्सर भूल जाती है, लेकिन सिर्फ ट्रबल के मोमेंट्स में ही उसकी लोनली गाइडेंस मांगी जाती है। अपनी आंखों में डिटर्मिनेशन के साथ यंग मैन ने कॉन्फिडेंटली अपने मास्टर को बोला कि उसे अंडरवैल्यू मत करे और सिर्फ एक चीज रिक्वेस्ट की, उसका प्रेजेंस उनके बीच समन किए गए फ्लोटिंग क्रिस्टल से एम्फसाइज हो रहा था। डिटर्मिन्ड यंग मैन ने अपना प्लान एक्सप्लेन किया, कहते हुए कि भले ही उसने लुओ क्लैन जूनियर को मार दिया है, अब वो लू को मारना चाहता है, एक 4th लेवल एंशिएंट एम्परर, लेकिन वॉर्न किया कि ऐसा करने से ऑलमोस्ट सर्टेनली लुओ क्लैन से एक एंशिएंट सेज का अपीयरेंस प्रोवोक हो जाएगा। अपने मास्टर के इथीरियल प्रोजेक्शन के सामने डीपली बो करते हुए एमसी ने अर्जेंटली प्लीड किया कि वो एक फॉर्मेशन सेटअप करे जो उन्हें लुओ क्लैन के एंशिएंट सेज से उतनी देर तक शील्ड कर सके जितनी देर एक इंसेंस स्टिक को जलने में लगती है, अश्योर करते हुए कि उसके पास अपना एस्केप प्लान है। कॉन्फिडेंट मास्टर ने प्रोटैगनिस्ट को अश्योर किया कि जो डाओ को फॉलो करते हैं उन्हें अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए और अपना इंटेंट बताया कि वो उन्हें सपोर्ट करेगी। अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ यंग कल्टिवेटर फुल मून के नीचे एक रेडिएंट ऑरा से सराउंडेड अपने फेलो डाओइस्ट्स को रैली करते हुए प्रोक्लेम्ड किया कि उसे सिर्फ इतना चाहिए कि वो अपना सब कुछ दे दे। इसी दौरान जब जांग वांग ऊपर मंडरा रहा था, इमेंस पावर के डिस्प्ले में उसके चारों ओर एनर्जी घूम रही थी। उसने नीचे सबको ग्रेवली वॉर्न किया कि वो सीक्रेट रेल्म को अपनी फुल स्ट्रेंथ से पर्ज करने वाला है और उनकी सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सकता, जिस पर ग्रुप वरी और टेंशन के मिक्स के साथ देखने लगा। अनवेवरिंग अथॉरिटी के साथ एमसी ने ग्रुप को एक स्टर्न अल्टीमेटम दिया, ऑर्डर करते हुए कि वो आसमान में चढ़ जाएं और क्वार्टर ऑफ एन आवर के भीतर उसके पीछे जमा हो जाएं। वॉर्न किया कि जो भी ऐसा करने में फेल होगा वो खुद कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा। अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ यंग कल्टिवेटर फुल मून के नीचे एक रेडिएंट ऑरा से सराउंडेड अपने फेलो डाओइस्ट्स को रैली करते हुए प्रोक्लेम्ड किया कि उसे सिर्फ इतना चाहिए कि वो अपना सब कुछ दे दे। ठीक उसके बाद कॉन्फिडेंट वुमन का ऑरा एनर्जी के साथ भड़क उठा। ग्रेट शिया के सब लोग ऊपर चलो, उसने कमांड किया। उसकी आवाज स्ट्रांग और फियरलेस थी, उसकी डिटर्मिनेशन इन्फेक्शियस थी, उसके फॉलोअर्स को मोशन में खींच रही थी जैसे ही उसकी पावर ने उन्हें आसमान की ओर उठा दिया। वो औरत फ्राउन किया, अपने हाथों को फोल्ड करते हुए उस ग्रुप को देखा। तुम सच में जांग वांग पर ट्रस्ट कर रहे हो? वो 5 साल का है। उसका टोन शार्प स्केप्टिकल था और उसने टेंस एयर को काट दिया। दूसरों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। ब्रूडिंग स्काई के नीचे उनकी खामोशी काफी थी। कोई भी आर्ग्यू नहीं कर पाया, भले ही वो अग्री नहीं करना चाहते थे। एल्डेस्ट प्रिंसेस का एक्सप्रेशन हार्ड हो गया, एक शार्प स्माइल उसके चेहरे पर चमकी। तो तुम अब मुझ पर डाउट कर रहे हो? उसने कहा, टोन काम लेकिन कटिंग। रूम उसकी घूर के वेट के नीचे शांत हो गया। उसे अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं थी। उसके शब्दों में जो चैलेंज था वो सब कुछ बता रहा था। उन्होंने दूसरों को रात के आसमान में ऊपर जाते देखा। लाइट की स्ट्रीक्स पेड़ों के ऊपर गायब हो रही थीं। हमें अब चलना होगा, कॉशियस वुमन ने फर्मली कहा। हम इतनी दूर तक सिर्फ ग्राउंड खोने के लिए नहीं आए हैं। यंगर गर्ल हेजिटेट किया, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो ग्रेट शाह की एल्डेस्ट प्रिंसेस है ना? उसने फुसफुसाया। एमसी ने एक छोटा सा नॉड किया। उसकी खामोशी में क्वाइट रिजॉल्व था जब उसने उनके टेंस चॉइस को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया। वाइट स्काई के नीचे 2 आदमियों ने होराइजन को देखा। बड़े स्वॉर्ड वाला पहला बोला, तुमने र्यूमर सुनी है ना? जंग वांग के ओरिजिन्स वो नॉर्मल नहीं है। उसका साथी स्नॉट किया, अपना सर हिलाते हुए। और ग्रेट शाह की प्रिंसेस, वो भाग गई जब चीजें टफ हो गईं। ऐसा कोई ग्रेट डाव तक कैसे पहुंचेगा? हवा में फ्लोट करते हुए गोल्डन लाइट उस पर रोल हो रहा था। एमसी ने नीचे ग्रुप पर घूरा। मैंने तुम्हें एक चांस दिया, उसने इवनली कहा। अब तुम कॉन्सिक्वेंसेस डील करोगे। उसके चारों ओर की ग्लो एक बार पल्स किया, ब्राइट और शार्प, इससे पहले कि हवा उसकी पावर से क्रैक हो जाए। वो स्मर्क किया, उसकी उंगलियों के बीच स्पार्क्स क्रैकलिंग हो रही थीं, जैसे ही फायरी एनर्जी जिंदा हो गई। कावर्ड, तुम्हें सच में लगता है कि वो डरा हुआ है? उसका टोन शार्प और स्टेडी था। उसका कॉन्फिडेंस हर दिल की धड़कन के साथ रेडिएट हो रहा था। उसके हाथ की फ्लेम और तेज जल गई, उसकी आवाज की गर्मी से मैच करते हुए, जब वो उन्हें सीधे फेस कर रही थी।
एमसी की स्वॉर्ड उसकी हाथों में तेज जल गई जब उसने इसे सर के ऊपर उठाया। एनर्जी लाइटनिंग की तरह पल्स कर रही थी। तुम्हें ग्रेट डाउ चाहिए, उसने चिल्लाया, तो उसे अर्न करो। जमीन उसकी ऑरा की फोर्स के नीचे कांप गई। उसकी डिटर्मिनेशन टेंशन को एक ब्लेड की तरह काट रही थी। डिटर्मिनेशन से उसका जबड़ा कस गया। यंग मैन ने अपनी स्ट्रेंथ गैदर की, फिर इसे एक एक्सप्लोसिव बर्स्ट में अनलीश किया। एनर्जी उसके चारों ओर भर गई, आगे की ओर स्पाइरल होते हुए। जब उसने चिल्लाया, इसे काट दो, फोर्स हवा से गुजरी। उसकी ऑरा उसके पीछे एक जंगली आग की तरह जल रही थी। एमसी तेज नीचे गिरा। हवा उसके चेहरे पर लग रही थी जैसे वो हवा को काट रहा था। एक मैसिव गोल्डन स्वॉर्ड उसके बगल में अपीयर हुई, रॉ पावर के साथ घूम रही थी। उसकी आंखें नीचे टारगेट पर लॉक थीं, फोकस अनब्रोकन। पेड़ों की चोटियां जोर से हिल गईं जब वो पास आया। ग्लोइंग लाइट उसके चारों ओर एक तूफान की तरह घूम रही थी। एक ब्राइट फ्लैश ने जमीन को दो हिस्सों में बांट दिया। जब स्वॉर्ड जोर से नीचे आई, एक मैसिव शॉक वेव बाहर की ओर फैला दिया। धरती क्रैक हो गई, धूल ऊपर की ओर फट गई और इम्पैक्ट मीलों तक गूंजा। रॉ पावर एक सिंगल डेवस्टेटिंग ब्लो में अनलीश हुई। लाइट पार्टिकल्स उसके चारों ओर नाच रहे थे। जब उसने एक स्टेडी सांस ली, उसकी मुट्ठियां भींच गईं, उसकी नजर सख्त हो गई। जो भी आगे आता वो रेडी था। हवा उसकी एनर्जी से गूंज रही थी। लाइट की हर चिंगारी उसके सीने में बिल्ड हो रही डिटर्मिनेशन को रिफ्लेक्ट कर रही थी। येलो लाइट की एक स्ट्रीक ने व्हाइट वुल्फ को काट दिया। हिट स्पार्क्स और डेब्रीज की वेव में डेटोनेट हो गई। उसकी दर्दनाक चीख केओस से गुजरी इससे पहले कि वो ग्लोइंग हेज में गायब हो जाए। वो आगे बढ़ा, स्वॉर्ड ब्राइट ग्लो कर रही थी। उसका फोकस अनशेकेबल था। औरत की आवाज उसके पीछे गूंजी, हर सिलेबल में पैनिक। रुको, रुक जाओ। लेकिन वो वापस नहीं मुड़ा। वो अकेली डार्क फॉरेस्ट में खड़ी थी। हवा उसके हाथों के चारों ओर घूम रही एनर्जी से जिंदा थी। फ्रैक्चर्ड ग्राउंड उसकी पावर के नीचे ग्लो कर रहा था। शैडोज को एक चिंगारी के साथ दूर भगा रहा था। एनर्जी बच्चे के चारों ओर भर गई, ब्राइट और अनटेम्ड। औरत सिर्फ घूर सकती थी, शॉक्ड, स्पीचलेस। इतना छोटा कोई इतनी स्ट्रॉन्ग पावर कैसे होल्ड कर सकता है? लाइटनिंग की फ्लैशेस ने उसका चेहरा रोशन किया जब उसने आहिस्ता से कहा, आधी डिसबिलीफ में, क्या ये वो पावर थी जो वो मेरे फादर को दिखाना चाहते थे? तूफान ऐसे गरजा जैसे जवाब दे रहा हो। ऑर्ब उसके हाथों में तेज पल्स किया। एनर्जी एक तूफान की तरह फिर से उसके अंदर दौड़ गई। उसका फोकस सख्त हो गया जैसे ही उसकी स्ट्रेंथ फिर से गरज उठी। जमीन ग्लो किया जब एक मैसिव ऑर्ब ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, उसकी पल्स हवा में गूंज रही थी। कल्टिवेटर्स यंग मास्टर जंग को हैरानी से देखा इससे पहले कि वो गहराई से बाव करें। रियम के बीस्ट्स की कंबाइंड स्ट्रेंथ उनके हाथों में एक चमत्कार की तरह बहा रही थी। एनर्जी लड़के के हाथ के चारों ओर क्रैकल्ड हुई जब उसने चिल्लाया, सिस्टर शाह। उसकी आवाज टेंशन को काट गई और काम वोमन तुरंत उसकी ओर मुड़ी। उसका ध्यान उसकी पकड़ से रेडिएट हो रही ब्राइट पल्स ने खींच लिया। वो औरत एक कॉन्फिडेंट ग्रिन के साथ आगे बढ़ी, एक ग्लोइंग और बाहर निकालते हुए। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे ब्रेक थ्रू के लिए काफी एनर्जी सेव कर ली है, उसने कहा। लाइट उसकी उंगलियों पर एक प्रॉमिस की तरह नाच रही थी। वो थोड़ा फ्राउन किया, उसकी आंखों में कंफ्यूजन चमकी। तुमने मेरा पेंडेंट ठुकरा दिया, उसने कहा, आवाज सॉफ्ट लेकिन फर्म। तो अब मैं तुम्हारी एनर्जी क्यों लूं? सवाल क्वाइट फ्रस्ट्रेशन के साथ रवा रह गया। एमसी की आवाज एनर्जी के हम को काट गई और स्टेडी और कमांडिंग थी। सिस्टर शिया, जल्दी मत करो, उसने कहा। उसकी आंखें ग्लोइंग स्पीयर पर लॉक थीं। रिकॉर्डिंग स्टोन को जोर से पकड़ो। उनके चारों ओर एंशिएंट रून्स चमक रहे थे, एक पावर के साथ पल्स कर रहे थे। उसकी आंखों में मिसचीफ की एक झलक नाच गई जब उसका स्मर्क गहरा हो गया। असली तमाशा, उसने धीरे से कहा, शुरू होने वाला है। उसके शब्द थंडर की तरह रोल हुए, हर किसी की नजर उसकी ओर खींच लिया। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा। सीन फिर से मॉर्टल वर्ल्ड में चला गया जब सीक्रेट रेल्म का रिफ्ट टाइम में फट गया। ये सिर्फ इमॉर्टल एम्परर लेवल के किसी के लिए ही पॉसिबल था। किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि सीक्रेट रेल्म के अंदर कोई इमॉर्टल एम्परर होगा, इसलिए ये अकरेंस सबको शॉक्ड कर दिया।
लुओ क्लैंग की एक बुद्धि औरत ने वाइल्डली गेस किया कि शायद ये लुओ डोंग हो, जिसने प्रिंसेस की न्यान बॉडी यूज करके फोर्स से ब्रेक थ्रू करके इमॉर्टल एम्परर बन गया हो, कन्विंस्ड कि हेवन लुओ क्लैन को फेवर करता है। पर आउटकम ऑपोजिट निकला। प्रिंसेस मिंग एस्टरिस्क और हमारा एमसी दोनों रिफ्ट से एक साथ बाहर आए। वो बुद्धि औरत स्टन्ड हो गई कि हमारा एमसी ने लुओ क्लैन की वार्निंग्स को डिसरिगार्ड करके सीक्रेट रेल में एंटर होने की हिम्मत कैसे की। हमारा एमसी ने चेक किया कि प्रिंसेस रेडी है या नहीं। उसने तुरंत ग्रेट जिया डिवाइन डायनेस्टी की सारी ट्रूप्स को रिट्रीट करने का ऑर्डर दिया। कमांडर्स स्टन्ड थे और एक ने टेलीपैथिक क्वेश्चन भेजा कि क्या हमारा एमसी ने प्रिंसेस को हॉस्टेज बना लिया है। उसने कमांडर को रीअश्योर किया, बोली कि उसने ये ऑर्डर इसलिए दिया ताकि सबकी प्रोटेक्शन हो सके। ये समझते ही कमांडर ने ग्रेट जिया फोर्सेस को विड्रॉ करने का ऑर्डर दिया और सेकंड्स के अंदर वो गायब होने लगे, लुओ क्लैन को शॉक में छोड़कर। वो बुद्धि औरत हमारा एमसी को कर्स करने लगी, अक्यूज किया कि वो सेफ्टी के लिए प्रिंसेस के पीछे छुप रहा है, पर वो कॉन्फिडेंट थी कि जब से वो सीक्रेट रेल में आया है कोई उसे बचा नहीं सकता। हमारा एमसी ने ऐसा बिहेवियर एक्सपेक्ट किया था स्कीमिंग लुओ क्लैन से, क्योंकि क्लैन ने खुद उसे पर्सनली प्रोवोक किया था। उसने काउ डाउन होने से मना कर दिया। बुद्धि औरत ने डिक्लेयर किया कि उन्हें 5 ईयर ओल्ड से डील करने के लिए ग्रेट जिया की हेल्प नहीं चाहिए और अपने लोगों को तुरंत उसे पकड़ने को अर्ज किया। वो हमारा एमसी की तरफ दौड़ने लगे उसे कैप्चर करने के लिए। उसी मोमेंट कुछ लुओ क्लैन मेंबर्स जो असॉल्ट के साथ आए थे इंटरवीन करने की कोशिश की, आर्ग्यू किया कि उन्हें एम्बुश रोक देना चाहिए और प्रिंसेस और बच्चे को पहले जाने देना चाहिए। बुद्धि औरत ने उन्हें इग्नोर किया, एक का गला पकड़कर उसे नीचे फेंक दिया। ये देखकर दूसरों ने अपनी मिस्टेक रियलाइज की और सीक्रेट रेल्म की तरफ वापस भाग गए। हमारा एमसी और प्रिंसेस मैंग ने रूथलेस एल्डर को देखा। उसने हमारा एमसी से कहा कि सपने देखना बंद करे, भले ही 2 ग्रेट जिया जनरल्स इंटरवीन करें। बुद्धि औरत इमॉर्टल एम्परर रेल्म के 4th हेवन तक पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से जनरल्स उसके लिए मैच नहीं थे। उसने लुओ डोंग की लोकेशन डिमांडेड की, प्रॉमिस किया कि अगर वो बता देंगे तो उन्हें अकेला छोड़ देगी। हमारा एमसी सिर्फ मुस्कुराया, एक छोटी पाउच निकालकर सजेस्ट किया कि शायद लुओ डोंग के कुछ रिमेन्स अंदर हों जिसे वो एक कीपसेक के रूप में कलेक्ट कर सकती है। गुस्से में बुद्धि औरत ने थ्रेटन किया कि वो हमारा एमसी की हड्डियों को धूल में पीस देगी। हमारा एमसी शांत रहा। उसने एक अगरबत्ती जलाई और प्रिंसेस को हैंड कर दी, कहा कि जितना टाइम एक अगरबत्ती को जलने में लगता है उतना ही टाइम उनके दुश्मनों के पास जीने के लिए बाकी है। बुद्धि औरत उस पर झपटी। ग्रेट सेज ने तुरंत एक्ट किया, शैडो शिफ्टिंग स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन को समन किया, पूरे कोर्टयार्ड को मैजिकल चेन से बांध दिया। लुओ एल्डर फॉर्मेशन की पावर पर हैरानी से घूरने लगी। जब सीलिंग कंप्लीट हो गया, हमारा एमसी मुस्कुराया, जानता था कि लुओ क्लैन के अग्रेसर्स के गिरने का मोमेंट आ गया है। जैसे ही हमारा एमसी ने अपने दुश्मनों पर कर्सेस अनलीश किए, उसने हेवन डिवाउरिंग डीमन आर्ट को एक्टिवेट किया, उसकी फुल माइट को बाहर निकालने दिया। बैटलफील्ड के ऊपर ब्लू स्पिरिचुअल एनर्जी का एक मैसिव स्वर्ल बर्स्ट हुआ, इतना तेज फैला कि लुओ क्लैन सोल्जर्स केओस में आ गए। बहुतों ने चिल्लाया जब उन्होंने महसूस किया कि उनकी स्ट्रेंथ उनके शरीर से खींची जा रही है। उनके युद्ध घोड़े गिर रहे थे और उनकी रथ हेल्पलेसली वॉर्टेक्स के सेंटर की तरफ घसीट जा रही थी। उसके पाथ में कुछ भी बचा नहीं और पैनिक दुश्मन के रैंक्स में फैल गया। एल्डर लुओ के फॉलोअर्स भी, जो आमतौर पर प्राउड और जिद्दी थे, डेस्परेटली चिल्लाने लगे उन्हें इंटरवीन करने को और ज्यादा देर तक उस भयानक खिंचाव को सह नहीं पा रहे थे। एल्डर खुद आंखें फाड़े उस स्पेक्टेकल को घूर रही थी। ये रियलाइजेशन से हिली हुई थी कि जिस बच्चे का वो मजाक उड़ा रही थी वो पहले से ही इमॉर्टल एम्परर रेल्म की पीक पर खड़ा था। ये एक्सेप्ट करके कि वो उसके लिए मैच नहीं थी, उसने डिसाइड किया कि उसके क्लैन के लिए एक ही होप थी कि वो एस्केप करे और अपने ओल्ड एंसेस्टर को वॉर्न करे इस 5 ईयर ओल्ड मॉन्स्टर के और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने से पहले। हमारा एमसी ने उसे भागने की कोशिश करते हुए देखा और प्रिंसेस मैंग से हल्के अम्यूज्ड श्रग के साथ रिमार्क किया कि उसने एक्सपेक्ट किया था कि वो कम से कम थोड़ा स्ट्रगल तो करेगी भागने से पहले। जब वो सेज मियाओ की फॉर्मेशन की बाउंड्री की तरफ दौड़ रही थी, उसने बड़ी कड़वाहट से अपने आप से बड़े धीमे से कहा, उस नसीब पर गुस्सा किया जिसने उसे सदियों तक कल्टीवेट करने दिया सिर्फ 4th हेवन तक पहुंचने के लिए, जबकि ये बच्चा बड़ा होने से पहले ही उससे आगे निकल गया था।
पर वो और आगे नहीं जा सकी। हमारा एमसी उसके सामने एक ही इंस्टेंट में अपीयर हुआ। इतना तेज मूव किया कि एल्डर भी जम गई, समझ नहीं पा रही थी कि उसने इतनी डिस्टेंस कैसी क्रॉस की। उसने लगभग कैजुअली पूछा कि वो किस तरफ जल्दी कर रही थी। डेस्परेशन से मजबूर उसने वाइल्डली अटैक किया, डिमांड किया कि वो एरोगेंट होना बंद करे। पर हमारा एमसी ने उसके हाथों को बिना किसी एफर्ट के रोक लिया और उसे याद दिलाया कि एरोगेंस के लिए टैलेंट चाहिए, कुछ ऐसा जो उसने बहुत कम दिखाया था। अगली ही मोमेंट उसके हाथों की हड्डियां उसकी पकड़ में टूट गई और उसकी चीख बैटलफील्ड में गूंज गई। लेकिन दया ज्यादा देर तक उसका इंटेंशन नहीं था। उसकी एज का ख्याल रखते हुए उसने जल्दी से इसे खत्म करने का डिसाइड किया और जैंग फैमिली की 9 हेवन स्वॉर्ड लाइट को समन किया। उसके पास मुश्किल से ही प्लीड करने का टाइम था जब मैसिव गोल्डन ब्लेड नीचे उतरी, जमीन पर टकराई और उसकी एग्जिस्टेंस पूरी तरह से मिटा दी। दूर से रिट्रीट कर रही ग्रेट जिया ट्रूप्स ने हैरानी से देखा, रियलाइज किया कि अगर वो और ज्यादा देर रुकते तो उनका भी यही हाल होता। जिन्होंने पहले हमारा एमसी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो की थी, वो उसे आश्चर्य से घूर रहे थे। आखिर समझ गए कि सीक्रेट रेल्म के अंदर हेवनली ट्रिब्यूलेशन कॉज करने वाला बच्चा हमारा एमसी खुद ही था। जैसे ही हमारा एमसी ग्रेट जिया वेसल की तरफ उड़ा, जनरल शॉ ने उसे आते हुए देखा और जो वो देख रहा था उसे एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल किया। ये इम्पॉसिबल लग रहा था कि लुओ क्लैन का डिस्कार्डेड चाइल्ड, कोई जो बस 5 साल का था, पीक इमॉर्टल एम्परर की स्ट्रेंथ रख सकता है। उसने इंटरनली लुओ क्लैन को कर्स किया, सच्चाई छुपाने के लिए। एक बार हमारा एमसी शिप पर लैंड हुआ, उसने एल्डर्स को पोलाइट बो किया और एक्सप्लेन किया कि वो उन लोगों से डील करने में बिजी था जिन्होंने उसकी मदर को इंसल्ट किया था, और उसने अपने मैनर्स स्लिप होने के लिए अपोलोजाइज किया। जनरल ने तुरंत उसे रीअश्योर किया, उसे यंग मास्टर जैंग कहकर एड्रेस किया और कहा कि उसकी टैलेंट की स्टोरीज ने क्लियरली उसे कम आंका था। फिर उसने प्रिंसेस मैंग को देखा, जो एक स्पिरिट स्टोन पकड़े हुई थी, चुपचाप पूरे सीन को रिकॉर्ड कर रही थी, और उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। हमारा एमसी ने खुद ही आंसर दिया, कहा कि ये रिकॉर्डिंग एक सर्टेन एम्परर के लिए थी, जिसे एक सर्टेन मैरिज मैटर के बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। फिर उसने प्रिंसेस से वो जेट पेंडेंट मांगा जो उसने पहले ऑफर किया था। जब वो हिचकिचाई, अनश्योर थी कि क्या वो अभी उसे चाहता है, उसने सिर्फ नॉड किया। अब पेंडेंट हाथ में आने के बाद उसने स्पिरिट स्टोन उठाया और ऐसे बोला जैसे कोई सीधे उसके सामने खड़ा हो। उसने स्टेट किया कि वो एल्ड्रिस प्रिंसेस का पेंडेंट हक रहा है और इसे इस बात का प्रूफ समझा जाना चाहिए कि उनके बीच का मैरिज एग्रीमेंट रिस्टोर हो गया है। फिर उसने पूरी सीरियसनेस के साथ ऐड किया कि जिस दिन वो अपने बिट्रोदर गिफ्ट्स पेश करने आएगा, वो एक्सपेक्ट करता है कि पहले कैंसिलेशन में शामिल हर व्यक्ति पैलेस गेट्स के बाहर बंधा हुआ हो, कुछ ऐसा जिसे वो एक अप्रोप्रिएट रिटर्न कर्टेसी मानता है। प्रिंसेस हमारा एमसी को कंफ्यूजन में घूरने लगी, अनश्योर थी कि बिट्रोदल गिफ्ट्स और रिटर्न ऑफरिंग्स की उसकी बातों का क्या मतलब था, जब वो अभी भी सिर्फ एक छोटा बच्चा था। हमारा एमसी ने सिर्फ एक हार्मलेस एक्सप्रेशन अपनाया, एडमिट किया कि वो आउट ऑफ टर्न बोल रहा था और कैजुअली उसे एल्डर सिस्टर शिया कहकर एड्रेस किया, मोमेंट को नर्म करने के लिए। फिर जनरल्स की तरफ मुड़कर उसने रिक्वेस्ट किया कि वो ग्रैंड प्रिंसेस को डिवाइन डायनेस्टी तक सेफली एस्कॉर्ट करें। उसके जाने से पहले प्रिंसेस ने जेट पेंडेंट वापस उसे दे दिया। उसने ध्यान से एक्सप्लेन किया कि एक बार जब वो इसे स्पिरिचुअल एनर्जी से भर देगा तो ये उसकी ऑरा को पूरी तरह से 6 घंटे के लिए छुपा देगा, और उसने उसे अर्ज किया कि अगर उसे एस्केप करने की जरूरत हो तो वो इसे वाइजली यूज करे। हमारा एमसी ने अपने थॉट्स में अपनी मास्टर को एक क्विक मैसेज भेजा। सेज ने जवाब दिया कि उसका परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल था, पर उससे याद दिलाया कि प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन की ड्यूरेशन बताने वाली अगरबत्ती लगभग बुझ चुकी थी। हमारा एमसी ने उसे कॉन्फिडेंटली रीअश्योर किया, नॉडिंग किया कि उसने अपना रिट्रीट पहले ही प्लान कर लिया था। फिर उसने प्रिंसेस को फेयरवेल कहा, उसे बताया कि वो जा रहा है और उनकी अगली मीटिंग इमॉर्टल पैलेस के ग्रेट कंपटीशन के दौरान होगी। लेकिन वो उसे एंग्शियसली अर्ज करने लगी कि वो पहले इस मुश्किल से बचने पर फोकस करे और इंसिस्ट किया कि वो तुरंत निकल जाए। उसके गायब होने के बाद उसने ऑर्डर दिया कि उनका ग्रुप तुरंत वापस चले। पहले से ही टेंस थी कि लुओ क्लान का बदला कैसा हो सकता है। जैसे ही ग्रेट जिया शिप्स उड़ चले, आसमान में एक वायलेंट थंडरस्टॉर्म फट पड़ा। एक सोल्जर चिल्लाया कि एक भयानक ऑरा नजदीक आ रही है और दूसरे ने उसे तुरंत पहचान लिया, लुओ क्लान का ओल्ड एंसेस्टर। जनरल शाह ने तुरंत आइडेंटिटी कंफर्म की। प्रिंसेस मंग आगे बढ़ी और उसे सेज लुओ कहकर एड्रेस किया, पूछा कि वो उनके डिवाइन वेसल पर बिना जस्टिफिकेशन के क्यों अटैक कर रहा है और उसे याद दिलाया कि उनकी फोर्सेस के बीच लंबे समय से अलायंस चली आ रही है।
गुस्से में एल्डर ने उसकी कर्टेसी इग्नोर की और डिमांड किया कि सीक्रेट रेल्म के अंदर क्या हुआ था। रिवील किया कि लुओ डेटांग, लुओ डोंग और एल्डर लू वानू की सोल लैम्प सब बुझ चुकी हैं। प्रिंसेस ने तेजी से जवाब दिया, पूछा कि उसका नर्व मुझसे एक्सप्लेनेशंस डिमांड करने का कैसे हुआ, खासकर जब उसकी लुओ क्लैन को कुछ भी रिपोर्ट करने की ऑब्लिगेशन नहीं थी। उसका गुस्सा और गहरा हो गया जब उसने दोबारा किलर कौन था ये पूछा। जनरल शाह बीच में आया और उसे ओवरस्टेप ना करने की वार्निंग दी, डिक्लेयर किया कि एक और मूव को ग्रेट जिया डायनास्टी के खिलाफ युद्ध का एक्ट समझा जाएगा। सोल्जर्स डेक पर खड़े हो गए, बड़े हुए बर्छों के साथ एक साथ चिल्लाते हुए जब टेंशन बढ़ी। लुओ टेनकोंग ने जनरल को एक रूट सबऑर्डिनेट कहकर खारिज कर दिया, जिस पर प्रिंसेस ने उसका पूरा नाम चिल्लाकर उसे लुओ क्लैन और जिया डायनास्टी के बीच लापरवाही से कॉन्फ्लिक्ट प्रोवोक करने का अक्यूज किया। उसने आखिरी बार पूछा कि किसने उसके लोगों को नष्ट किया। उसने पलटकर जवाब दिया कि लुओ क्लैन ढीठ हो गया था, कमजोरों को धमका रहा था और बिना सोचे समझे एक्ट कर रहा था, और उसे पहले से ही किलर का पता था, पर वो उसे फोर्स करने की कोशिश कर सकता था। गुस्से में लू टांगकोंग ने थ्रेटन किया कि अगर उसने बोलने से मना किया तो वो सच्चाई खुद बाहर खींचना जानता था। उसने जवाब दिया कि उसे उसका कोई डर नहीं है और अपने जनरल्स का इंपीरियल सील इन्वोक करने का ऑर्डर दिया। जनरल्स ने तुरंत ओबे किया, उसे एक रिचुअल में शामिल हो गए जिसने एक विशाल गोल्डन ड्रैगन को सम्मन किया, डायनास्टी की अथॉरिटी का प्रतीक। लुओ क्लैन एंसेस्टर शॉक में जम गया, हैरान था कि एम्परर ने अपनी बेटी को इतनी पावरफुल चीज यूज करने की इजाजत कैसे दी। डायनास्टी के ड्रैगन वेन के भारी प्रेशर को महसूस करते हुए उसने रियलाइज किया कि वो पूरी डिवाइन लिनियज से अकेला टक्कर नहीं ले सकता। ड्रैगन की पावर के पीछे प्रिंसेस ने उसे याद दिलाया कि इंपीरियल क्लैन ने कभी किसी दुश्मन के आगे सर नहीं झुकाया। उसने वार्न किया कि अगर वो उनका रास्ता रोकता रहा तो वो पर्सनल रूप से उसका सर उतार लेगी, भले ही उसे अपनी डिवाइन सोल खोनी पड़े, और उसने उसे वापस हटने का एक आखिरी मौका दिया। दांत पीसते हुए लू टांगकोंग ने डिक्लेयर किया कि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने प्रॉमिस किया कि लुओ क्लैन इस दिन की अपमान को नहीं भूलेगा और फिर रिट्रीट कर गया। जिस पल वो गया, प्रिंसेस लगभग थकान से गिर गई। जनरल्स तुरंत उसे सहारा देने दौड़े, उसे आराम करने को अर्ज किया और नॉडिंग किया कि इंपीरियल सील को फोर्सफुली एक्टिवेट करने से उसके शरीर पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है। उसने उन्हें रीअश्योर किया कि उसने इसकी पूरी शक्ति को रोक रखा था और उसकी सोल अनहार्म्ड थी। उसने सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी खो दी थी और उसे रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए था। जैसे ही उसने अपनी सांस वापस पाई, उसने लुओ क्लैन के बढ़ते एरोगेंस पर बड़े दुख से सोचा, ऐसा एक्ट कर रहे थे जैसे वो पूरे डेसोलेट एंशिएंट इमॉर्टल रेल्म पर राज करते हों। वो जानती थी कि वो अपने इतने लोगों के नुकसान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चुपचाप उस स्पिरिट स्टोन को पकड़े हुए जिसने सीक्रेट रेल्म के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड किया था, वो श्योर थी कि एक बार उसके पिता उसके कंटेंट्स को देखेंगे तो वो उसके अनुसार अपना डिसीजन लेंगे। लुओ क्लैन के ग्रैंड हॉल के अंदर एटमॉस्फेयर भारी था जब ओल्ड एंसेस्टर ने अपने सबऑर्डिनेट्स में से एक से सीक्रेट रेल्म के मिस्टीरियस किलर की जांच के बारे में पूछा। फॉलोअर ने एक्सप्लेन किया कि रेल्म के बाहर का बैटलफील्ड इतनी तरह से तबाह हो गया था कि सबूत के रूप में बहुत कम बचा था। वो सिर्फ इतना ही डिड्यूस कर सके कि कल्प्रिट के पास एंशिएंट एम्परर रेल्म की पीक की स्ट्रेंथ थी और कुछ नहीं। एंसेस्टर की आंखों में इंटरेस्ट देखकर सबऑर्डिनेट ने आगे बढ़ते हुए मेंशन किया कि ईस्टर्न रीजन्स में एक इंक्वायरी के दौरान उसने एक चौंकाने वाली र्यूमर खोजी थी। 5 साल पहले जैंग क्लैन की लैंड्स में एक डिवाइन चाइल्ड का जन्म हुआ था। उसने जन्म के साथ आए अस्टॉनिशिंग विजन्स को डिस्क्राइब किया, बिटर सी के ऊपर गोल्डन लोटस खिलना, पहाड़ों और नदियों का प्रोजेक्शन और यहाँ तक कि 9 हेवन से एक एंशिएंट किंग का आविर्भाव। ये सुनकर ओल्ड एंसेस्टर डिसबिलीफ में अपने पैरों पर खड़ा हो गया। विजन को जोर से दोहराया जैसे उसका दिमाग उसे एक्सेप्ट करने से मना कर रहा हो। उसने बड़े धीमे से कहा कि ये फिनोमिनन सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही अपीयर हो सकता है, एक बच्चा जो आर्केक सेक्रेड बॉडी के साथ जन्म लेता है। बढ़ती बेचैनी के साथ उसने कंफर्मेशन डिमांड की कि ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं। फॉलोअर फर्मली घुटने टेक कर बैठ गया, उसे अश्योर किया कि वो झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा और उसने हर डिटेल खुद कंफर्म की थी। उसने एक और भयानक सच्चाई ऐड की कि जैंग क्लैन का बच्चा सिर्फ आर्केक सैक्रेड बॉडी के साथ ही पैदा नहीं हुआ था, बल्कि इनेट ट्रू इमॉर्टल के कल्टिवेशन लेवल पर पैदा हुआ था। एंसेस्टर शांत हो गया, रियलाइज किया कि जिस डिवाइन चाइल्ड की चर्चा हो रही थी वो कोई और नहीं वही था जिसे उसने पर्सनली क्लैन से बाहर निकाल दिया था। पछतावा उस पर छा गया। अगर बच्चा उनके बीच पला होता तो लू क्लैन ने कभी डिक्लाइन से डरना नहीं था।
उसने दिन के एंडलेस मिसफॉर्चून को कर्स किया, फिर डिक्लेयर किया कि लुओ टियान को इस बात का जवाब देना होगा। सबॉर्डिनेट के साथ गुस्से में बाहर निकलते हुए वो लुओ टियान के रेजिडेंस पर पहुंचे और उसे तुरंत बाहर आने के लिए चिल्लाया। अंदर लुओ टियान परेशान था कि एंसेस्टर फिर से क्यों गुस्से में है, खासकर क्लैन की पहले की आफत के बाद। जल्दी से बाहर आया उसे ग्रीट करने के लिए, पर एंसेस्टर ने तुरंत रेप्रिमांड शुरू कर दी। डिमांड किया कि उसे एक्सप्लेनेशंस मांगने की हिम्मत कैसे हुई। उसने गुस्से से रिवील किया कि जैंग जिक्सन से पैदा हुए बच्चे के पास आर्केक सेक्रेड बॉडी है और उसे अक्यूज किया कि उसने बिना किसी वजह के क्लैन के नसीब के सितारे को फेंक दिया। लुओ टियान स्टन्ड था। उसने इंसिस्ट किया कि ये इम्पॉसिबल है। एंसेस्टर को याद दिलाया कि उसने खुद फीटस को सालों पहले एग्जामिन किया था। उस समय कोई स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस नहीं थीं, सिर्फ एक डैमेज्ड फाउंडेशन जिसने बच्चे को कभी भी स्पिरिट मैनिफेस्टेशन रेल्म तक ना पहुंचने की सजा दी थी। वो व्यक्ति कैसे हो सकता है जिसके पास अब सेक्रेड बॉडी होने की र्यूमर है? लुओ टियान अपना गुस्सा फॉलोअर की तरफ बदल दिया, उसे झूठ फैलाने का अक्यूज किया। डरा हुआ गार्ड घुटनों पर गिर गया, दया के लिए भीख मांगी और एक्सप्लेन किया कि ये खबर पूरे ईस्टर्न इमॉर्टल रेल्म में फैल चुकी थी और उसने रिपोर्ट करने से पहले इसे कई बार वेरीफाई किया था। उसी पॉइंट पर मुयान अंदर आई, लुओ टियान से इम्पल्सिवली एक्ट ना करने को कहा और उसे अश्योर किया कि क्लैन के डेथ कार्ड्स बिना वजह अफवाह नहीं लाएंगे। उसने एंसेस्टर को रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया और सजेस्ट किया कि क्योंकि र्यूमर्स 5 साल पहले की घटनाओं से संबंधित थे और सिर्फ सुनी सुनाई बातों से आए थे, वो अभी भी एग्जैजरेशंस हो सकते हैं। शायद उसने प्रस्ताव दिया जैंग क्लैन ने उन्हें लुओ क्लैन से निकाले जाने के बाद इज्जत वापस पाने के लिए बनाया हो। लुओ टियान ने आर्ग्यू किया कि ये मामला पूरी तरह से इग्नोर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये झूठ है तो चेक करने में कोई नुकसान नहीं, पर अगर ये सच्चाई है तो वो लापरवाही अफोर्ड नहीं कर सकते। मुआन ने फिर एक प्लान ऑफर किया। उसने तर्क दिया कि जैंग क्लैन पहले से ही गिर रहा था और लुओ क्लैन के प्रभाव से सिर्फ जैंग जिक्सन और उसके बेटे को रिस्पेक्ट देने के लिए समन करने से जैंग क्लैन उनका हमेशा कर्जदार हो जाएगा, जबकि लुओ साइड को पर्सनली बच्चे की फिजिक वेरीफाई करने का मौका मिल जाएगा। उसने कॉन्फिडेंटली ऐड किया कि भले ही जैंग क्लैन मना कर दे, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका अपना बेटा लू यिंग फ्यूचर ग्रेट एम्परर के शुरुआती साइंस दिखा रहा था। उसकी बातों ने लुओ टियान को खुश कर दिया, जिसने लू शिंग के जन्म के साथ आए शुभ संकेतों को याद किया और अफर्म किया कि उसके बेटे का टैलेंट डिवाइन से कम नहीं था। एंसेस्टर अपनी शांति वापस पाते हुए एडमिट किया कि वो बुरी खबरों से इतना घबरा गया था कि वो लू शिंग के बारे में पल भर के लिए भूल गया था। उसने मुआन को तुरंत लड़के को लाने का ऑर्डर दिया। जल्दी ही लू शिंग अपीयर हुआ और अपने एंसेस्टर और पेरेंट्स को हम्बल कंपोजर से ग्रीट किया। ओल्ड एंसेस्टर ने उसे गर्व से देखा। उसकी शांत ऑरा, उसका स्टेडी टेम्परामेंट और उसकी स्टेलर ब्लड लाइन की बढ़ती हुई घनी चमक। कॉन्फिडेंट था कि ये लड़का मार्शल आर्ट्स की चोटी तक पहुंचेगा। उसने उसकी खूब तारीफ की। लुओ टियान ने उसे अश्योर किया कि लू शिंग की प्रोग्रेस तेजी से बढ़ रही थी और अपकमिंग इमॉर्टल पैलेस कंपटीशन में पर्सनल रूप से उसके साथ जाने का प्रॉमिस किया। एंसेस्टर मुस्कुराते हुए अपनी अप्रूवल कई बार दोहराई और डिक्लेयर किया कि ऐसे उत्तराधिकारी के साथ क्लैन पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। फिर भी उसने उन्हें वार्न किया कि जैंग क्लैन मामले को इग्नोर ना करें और एक थरो इन्वेस्टिगेशन डिमांड की। एक बार एंसेस्टर चला गया, लुओ टियान ने अपने बेटे को वापस ट्रेनिंग पर जाने का ऑर्डर दिया। उसे बताया कि कल्टीवेशन ऊपर की तरफ नाव चलाने जैसा है, या तो आगे बढ़ो या पीछे बहा जाओ। जब लू शिंग चला गया, मुआन ने तुरंत अपने पति से टक्कर ली। उसे जैंग जिक्सन के बारे में फिर से सोचने का अक्यूज किया। जिस पल उसने सुना कि उसके बच्चे में टैलेंट है, उसने सजेस्ट किया कि वो उन्हें वापस लाना चाहता है। लुओ टियान ने उसे शांत करने की कोशिश की, हल्के से एक्सप्लेन किया कि लड़का आखिर उसका अपना खून और मांस है, लुओ क्लैन का वंशज है और अगर उसकी टैलेंट सचमुच एक्सपेक्टेशन से आगे निकली तो उसे जीतना क्लैन के लिए फायदेमंद होगा। पर उसने भी अनसर्टेनिटी एडमिट की। उसने खुद डैमेज्ड फाउंडेशन देखा था और मेडिसिन गॉड वैली के डॉक्टर ने उसे कंफर्म किया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे नसीब वाले बच्चे के पास अब सेक्रेड बॉडी कैसे हो सकती है। मुआन ने आइडिया को तुरंत रिजेक्ट कर दिया, डिक्लेयर किया कि वो विश्वास नहीं करेगी कि कोई भी उसके बेटे से आगे निकल सकता है। उसने डिस्कशन बंद कर दी और उसे प्लान की तैयारियों के साथ आगे बढ़ने को कहा।
इसी बीच दूर कहीं प्रिंसेस मैंग आखिर ग्रेट ज़िया डायनेस्टी के पैलेस पर पहुंची। जर्नी की थकान और जो कुछ उसने देखा उसका भारी बोझ लिए उसने रिजॉल्व किया कि उसे उस परेशान करने वाले लड़के हमारा एमसी के बारे में अपने पिता को सच्चाई रिपोर्ट करनी होगी। तुरंत सोल्जर्स कोर्टयार्ड में भर गए। जब डिवाइन शिप नीचे उतरी, एक साथ सल्यूटिंग किया ग्रैंड प्रिंसेस का स्वागत करने के लिए। प्रिंसेस मिंग अपने जनरल्स के साथ नीचे उतरी, ट्रूप्स को उनकी चौकसी के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें इन्फॉर्म किया कि डिवाइन वेसल की कमांड अब उनकी है। सोल्जर्स झुक गए जब उसने उन्हें डिसमिस किया। फिर उसने अपने जनरल्स को इंस्ट्रक्ट किया कि जो कुछ उन्होंने देखा उसे पूरी तरह से गुप्त रखें जब तक एम्परर खुद डिसाइड नहीं करते कि आगे क्या करना है। उनका अश्योरेंस मिलने के बाद वो ग्रैंड हॉल की तरफ बढ़ी। थ्रोन रूम के अंदर उसने अपने पिता को सल्यूट किया और रिपोर्ट किया कि वो सीक्रेट रेल्म से सिग्निफिकेंट अकम्प्लिशमेंट्स के साथ वापस आई है। इंसिस्ट किया कि उसने ग्रेट ज़िया डायनेस्टी की इज्जत बरकरार रखी है। एम्परर ने उसे पास बुलाया, प्यार से उसे कैनर कहकर पुकारा। जब उसने उसे एग्जामिन किया, उसका एक्सप्रेशन सख्त हो गया जब उसने रियलाइज किया कि उसने इंपीरियल सील एक्टिवेट किया था। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग सूख चुकी थी। उसने तुरंत कंक्लूड किया कि उसने मॉर्टल डेंजर का सामना किया होगा और पूरी एक्सप्लेनेशन डिमांड की। प्रिंसेस मैंग ने एडमिट किया कि उसके पास उसे सच्चाई छुपाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने एक्सप्लेन किया कि लुओ क्लैन ने लुओ डोंग को इमॉर्टल बाइंडिंग पर्ल से उसे फंसाने की इजाजत दी थी। एक गंभीर अपराध करने का इरादा था और वो सिर्फ इसलिए बची क्योंकि एक साथी ने इंटरवीन किया। उसने आगे बताया कि रिट्रीट करने के बजाय लुओ क्लैन ने मामले को बढ़ा दिया, अपने एंशिएंट सेज लुओ तांगकोंग को रिटर्न जर्नी पर डिवाइन शिप को रोकने के लिए भेजकर। एम्परर का गुस्सा तुरंत फट पड़ा, इतना तेज कि उसकी थ्रोन का आर्मरेस्ट उसकी पकड़ में टूट गया। हलचल सुनकर एम्प्रेस जल्दी से अंदर आई। उसकी गुस्से से चौंक कर उसे एक्सप्लेन करने की भीख मांगी। उसने जवाब दिया कि लुओ क्लैन ने बहुत आगे बढ़कर उसकी बेटी पर अटैक करने की हिम्मत की। पूछा कि क्या वो अब अपने आप को ग्रेट ज़िया डिवाइन डायनेस्टी से ऊपर समझते हैं। गुस्से में उसने अपने अटेंडेंट्स को लुओ क्लैन से तुरंत एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए एक इंपीरियल डिक्री तैयार करने का ऑर्डर दिया। एम्प्रेस और प्रिंसेस मिंग दोनों ने तुरंत इंटरवीन किया उसे रोकने के लिए। एम्प्रेस ने कॉशन अर्ज की, उसे याद दिलाया कि भले ही लुओ क्लैन एक एंशिएंट फैमिली नहीं था, उनकी हिस्ट्री लंबी थी और उनका प्रभाव गहरा था। दोनों के बीच युद्ध दोनों साइड्स पर तबाही लाएगा। एम्परर ने तेजी से पलटवार किया, पूछा कि उनके हाल ही के एक्शंस डायरेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ हॉस्टिलिटी से किस तरह अलग थे। प्रिंसेस मंग ने उसे अपना गुस्सा कंट्रोल करने की अर्ज की, उसे वार्न किया कि इस पैमाने का संघर्ष पूरे डेसोलेट एंशिएंट इमॉर्टल रेल्म को गड़बड़ में डाल देगा। उसने उसे याद दिलाया कि काउंटलेस हिडन पावर्स पहले से ही उनकी डायनेस्टी पर हमला करने के लिए मौका ढूंढ रहे थे। उसने ऐड किया कि वो सिर्फ खतरे के साथ ही वापस नहीं आई थी, बल्कि एक डिस्कवरी के साथ जो लुओ क्लैन के अपमान से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और उसने उसे एग्जामिन करने को कहा। उसने उसे स्पिरिट रिकॉर्डिंग स्टोन हैंड कर दिया। जिज्ञासु उसने उसे ले लिया और जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसने अपनी बेटी पर चुपचाप गर्व महसूस किया। इतने खतरे का सामना करने के बाद भी उसने अपना कंपोजर बरकरार रखा था। किसी भी और चीज से पहले अपने लोगों के नसीब का वजन किया। अंदर ही अंदर उसने खुद को डांटा, रियलाइज किया कि उसकी बेटी की स्टेडीनेस उसके खुद से भी आगे थी। अपना ढंग वापस पाते हुए उसने अनाउंस किया कि वो अब उन पर किए गए अपमान को और बर्दाश्त नहीं करेगा और डिक्लेयर किया कि लुओ क्लैन को लुओ डोंग को आत्मसमर्पण करना होगा। सिर्फ यही मामले को सुलझा देगा। एम्प्रेस ने तुरंत ऑब्जेक्शन किया, उसे याद दिलाया कि उनकी डायनेस्टी और लुओ क्लैन के बीच लंबे समय से स्टेबल रिलेशनशिप रहा है। उसने इंसिस्ट किया कि इस घटना को अभी भी एक माइनर कॉन्फ्लिक्ट मानकर खारिज किया जा सकता है और सजेस्ट किया कि थ्रेट्स जारी करने के बजाय वो प्रिंसेस मिंकिंग की शादी लुओ डोंग से करके रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। मिंकिंग शादी की उम्र की थी और उसके बहुत सूटर्स थे। ये मैच डिप्लोमेटिक और डोमेस्टिक दोनों चिंताओं को सुलझा देगा। एम्परर ने विस्मय से प्रतिक्रिया की, पूछा कि वो इस घटना को मामूली कैसे बता सकती है जब प्रिंसेस मंग ने लगभग अपनी जान खो दी थी। उसने आइडिया को तुरंत रिजेक्ट कर दिया। एम्प्रेस ने शांति से स्पष्ट किया कि वो लुओ डोंग का पर्सनल रूप से बचाव नहीं कर रही थी, बल्कि उसके पोजीशन का लुओ क्लैन के डायरेक्ट हेयर के रूप में कोई जो अपने पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी रखने वाला था। इससे पहले कि एम्परर और आर्ग्यू करता, प्रिंसेस मिंग बोली,
अपनी स्टेप मदर को एड्रेस करते हुए उसने साफ कहा कि अगर किसी को लगता है कि वो लुओ डोंग की प्रशंसा करती है तो वो पूरी तरह से गलत है। कंफ्यूजन में एम्प्रेस ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। प्रिंसेस मिंग ने फिर बिना किसी हिचकिचाहट के रिवील किया कि लुओ डोंग पहले ही मारा जा चुका है। जिस पल प्रिंसेस मिंग ने रिवील किया कि लुओ डोंग मर चुका है, एम्परर और एम्प्रेस दोनों डिसबिलीफ में जम गए। एम्प्रेस ने उसे एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल किया, इंसिस्ट किया कि लुओ डोंग जैसा कोई लुओ क्लैन के यंगर जेनरेशन में सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग में से एक सीक्रेट रेल्म के अंदर मर नहीं सकता था, सिर्फ जानवरों के हाथों से। पर प्रिंसेस मंग ने तुरंत सिचुएशन क्लियर की। हमारा एमसी ने उसे बचाते हुए उसे मारा था। एम्परर का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया जब उसने 5 साल पहले की स्टोरीज याद की। जंग क्लान से पैदा हुआ बच्चा, वो जिसका जन्म ने हेवेंस को हिला दिया था, वो जो पहले से ही ट्रू इमॉर्टल के लेवल पर अपीयर हुआ था। अगर ऐसा बच्चा अब तक सेलेस्टियल किंग बन गया होता तो लुओ डोंग को हराना सचमुच एक आसान मामला होता। फिर भी उससे पहले कि वो बोल पाता, प्रिंसेस मिंग ने शांति से ऐड किया कि हमारा एमसी अब सेलेस्टियल किंग लेवल पर नहीं था, वो पहले ही सेलेस्टियल एम्परर रैल्म की पीक तक पहुंच चुका था। एम्परर को यह विश्वास करना इम्पॉसिबल लगा। उसने अपनी बेटी को याद दिलाया कि हमारा एमसी इस साल सिर्फ 5 साल का था, पर उसने ठंडे ढंग से जवाब दिया, कहा कि अगर वो उसकी बातों पर शक करता है तो उसे सिर्फ मेमोरी स्टोन देखना होगा जो उसने उसे दी थी। एम्परर अभी भी ये सब एक्सेप्ट करने से मना कर रहा था, इंसिस्ट किया कि कोई बच्चा इतना मॉन्स्ट्रसली आगे नहीं बढ़ सकता। पर उससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, एम्परर ने अपना गुस्सा उस पर निकाल दिया। उसने उसे तेजी से याद दिलाया कि उसने उसके परमिशन के बिना हमारा एमसी और उनकी बेटी के बीच का एंगेजमेंट तोड़ दिया था। एक डिसीजन जिसने ग्रेट जिया डिवाइन डायनेस्टी को एक अमूल्य प्रतिभा खो दी थी। उसने उसे अपने आप पर एक्ट करने के लिए सजा भी नहीं दी थी, फिर भी वो अभी भी आर्ग्यू करने की हिम्मत कर रही थी। एम्प्रेस फर्श पर गिर गई, अपना सर उस पर पटक कर उसे रुकने की भीख मांगी, प्रिंसेस याओ की खातिर दया की भीख मांगी। ये सुनकर एम्परर थोड़ा नरमी दिखाई। उसने उसे खड़े होने, अपने क्वार्टर्स में वापस जाने, अपने एक्शंस पर सोचने और जब तक वो डिसाइड नहीं करता तब तक वहीं रहने को कहा। एक बार वो हॉल से चली गई, उसने प्रिंसेस मैंग की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या वो सचमुच विश्वास करती है कि ये बच्चा ऐसा है जिसके लिए जैंग क्लैन से पर्सनली अपोलोजाइज किया जाना चाहिए। प्रिंसेस मैंग ने सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो हल्के से मुस्कुराई। अपने पिता को अच्छी तरह जानती थी, वो हमेशा अपने इरादों को छुपाता था और सिर्फ ये सच्चाई कि वो ये सवाल पूछ रहा था, इसका मतलब था कि वो पहले से ही हमारा एमसी की वैल्यू को पहचानने की तरफ झुक रहा था। उसे और आगे समझाने की कोशिश करने के बजाय उसने उसे सिर्फ मेमोरी स्टोन देखने का निर्देश दिया। जैसे ही रिकॉर्डिंग चली, एम्परर ने सीक्रेट रैम के हर सीन को देखा। हमारा एमसी लुओ डोंग को कुचल रहा था, एल्डर को ओवरवेल्म कर रहा था और यहां तक कि एम्परर खुद को बुद्धा आदमी कह रहा था। भले ही लड़के का लहजा उस पर भारी पड़ रहा था, प्रिंसेस मैंग ने हल्के से अपने पिता को उसके पहले के सवाल की याद दिलाई, क्या ऐसा बच्चा माफी के लायक था? एम्परर लेकिन पहले से ही विचारों में खोया हुआ था, हैरान था कि क्या हमारा एमसी और प्रिंसेस मैंग एक कंपैटिबल मैच थे। लड़के की रूडनेस के बावजूद वो इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि सेलेस्टियल एम्परर रैम की पीक पर एक 5 साल का बच्चा ऐसा नहीं था जिसे कोई डायनेस्टी नाराज करने का रिस्क ले सकती थी। एम्परर ने फिर प्रिंसेस मैंग से सीधे पूछा कि क्या उसके अंदर लड़के के लिए पसंद पैदा हो गई थी। वो तुरंत शर्मा गई और इंसिस्ट किया कि उसका इंटरेस्ट पर्सनल नहीं था, वो सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि ग्रेट जिया डिवाइन एम्पायर ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को फिर से बेवकूफी से रिजेक्ट ना करे। सीन उसके बाद डिसीजन पर चला गया। एम्परर ने ऑफिशियली जैंग क्लैन से अपॉलॉजी और मैरिज अग्रीमेंट को फिर से शुरू करने दोनों को मंजूरी दे दी। फिर भी वो अपने आप से गुस्सा कर रहा था, इस बात को भुला नहीं पा रहा था कि हमारा एमसी ने उसे बुद्धा आदमी कहने की हिम्मत की थी। बाद में पैलेस चेंबर्स में से एक के अंदर एम्प्रेस अपने क्वार्टर्स में वापस आई, जहां प्रिंसेस याओ दौड़ कर आई। पूछा कि उसकी मां इतनी गुस्से में क्यों लग रही है। एम्प्रेस ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली, शिकायत की कि हमारा एमसी ओरिजिनली प्रिंसेस याओ से एंगेज था और अब जब वो एक वंस इन अ जनरेशन जीनियस के रूप में सामने आया है, एम्परर उसे डांट रहा था बिट्रॉथल तोड़ने के लिए, जबकि ये क्लियरली लुओ क्लैन की बेवकूफी थी जिसने उसे दूर कर दिया था। सबसे ज्यादा उसे इस बात का गुस्सा था कि वो थी जो नतीजे भुगत रही थी।
प्रिंसेस याओ लेकिन उसे टाल दिया, अपनी माँ से चिंता न करने को कहा। उसने इंसिस्ट किया कि हमारा एमसी कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो उसे अपनी माँ को परेशान करने के लिए सबक सिखाने में पूरी तरह से सक्षम थी। एम्प्रेस आखिर में मुस्कुराई, अपनी बेटी की दुर्लभ स्पिरिचुअल डाओ बॉडी, वही इन्नेट कॉन्स्टिट्यूशन जो कभी लेजेंडरी ग्रेट एम्परर्स के पास थी, उसे याद आई। उसने याओ को अपनी कल्टिवेशन पर फोकस करने को अर्ज किया, खासकर अगले महीने होने वाले क्रिएशन इमॉर्टल पैलेस के सिलेक्शन के साथ। सिर्फ अंदर जाकर ही वो सच्चे प्रोडिजीज के बीच खड़ी हो सकती थी, और फिर उसे अपनी माँ की तरह लंबा डिप्लोमेसी का जीवन जीना नहीं पड़ेगा। प्रिंसेस याओ कॉन्फिडेंटली मुस्कुराई, अपनी माँ को रीअश्योर किया। उसने यहां तक ऐड किया कि अगर वो इमॉर्टल पैलेस सिलेक्शन के दौरान हमारा एमसी से मिल गई तो वो अपनी माँ की तरफ से उसे एक पिटाई देगे, कुछ ऐसा जिसका वो इंतजार कर रही थी।